चलो थोड़ा सा 2 मिनट वेट करते हैं, बाकी लोग भी आ जाते हैं, तब तक थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं टीम्स वगैरह का क्या है। टीम वगैरह का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो ये तो अपनी टीम है जो कि आपको प्लस पे मिलेगी। अब देखो आपको स्पेशल क्लासेस भी फ्री मिलेंगे, यूट्यूब पे भी कुछ कंटेंट मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लस पे ये टीम रहेगी, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और अजय सर कंट्रोल, मशीन, पावर सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली अजय सर और अंकित सर मिलके आपका इलेक्ट्रिकल का पूरा कोर कोर डील करेंगे। फिर उसके बाद जो कम्युनिकेशन आपका हो गया, ईएमएफटी हो गया, सिग्नल सिस्टम हो गया, मैथ्स हो गया, और एडवांस कम्युनिकेशन हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स मैं लूंगा। कामेश सर लेंगे आपका ईडीसी, एनालॉग लेंगे, एनालॉग के साथ साथ एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट भी लेंगे। शंकर सर विल बी टेकिंग डिजिटल एंड नेटवर्क। ठीक है, जो लोग इंस्ट्रूमेंटेशन वाले ब्रांच वाले हो उनके लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं, प्रमीत सर हैं, ये इंस्ट्रूमेंटेशन का पूरा देखेंगे। और राहुल सर और खेमेंद्र सर जो हैं, ये आपका पूरा जितने भी जूनियर इंजीनियर के एग्जाम होते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम होते हैं, और जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर एग्जाम्स होते हैं, ये राहुल सर और खेमेंद्र सर आपका पूरा का पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो ये अपनी टीम है। सारे क्रेडेंशियल्स सब लोगों के ऑलमोस्ट आपको पता ही होंगे, सबको ऑलमोस्ट क्रेडेंशियल्स पता ही होंगे। ऑल इंडिया रैंक 1, गेट, ऑल इंडिया रैंक 25, ईएससी, कामेश्वर एमटेक फ्रॉम आईटी खड़गपुर इन वीएलएसआई, अजय सर ईएससी एंड गेट। अजय सर की ईएससी में सेकंड रैंक थी, गेट में 5th रैंक थी। सो इज वन ऑफ द लेजेंड्स इन द फील्ड ऑफ कंट्रोल सिस्टम, मशीन, पावर सिस्टम। शंकर सर इज ऑल्सो एमटेक फ्रॉम आईटी खड़गपुर, IIT KGP, and he is also pursuing PhD right now. Prameet sir is All India rank 10 in instrumentation branch, and Khemin sir and Rahul sir has qualified various examinations, SSC, JEE, and various public sectors. So this is the brief profile of our team. अब इसके अलावा देखो आपको कुछ चीज़ें तो अभी से कर देनी है। जैसे देखो जितने भी लोग आ रहे हो चैनल पे ना, तो जो क्रिएट्रिक्स का यूट्यूब चैनल है, जितने भी लोग अभी यहाँ पे प्रेजेंट हो, ये क्रिएट्रिक्स का यूट्यूब चैनल यार सब लोग सब्सक्राइब कर लो। साथ साथ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना है। उसका लिंक देखो यूट्यूब का कोई भी वीडियो उठा लोगे ना, उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थर्डली आपको क्या करना है कि सारे के सारे लोग अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करो, और जितने भी टीचर्स हैं जो हमारी टीम में, उनको फॉलो करिए। तो जितने भी लोग आ रहे हैं यार, सब लोग कम से कम इतना काम तो कर ही सकते हो, है ना। इतना सारा फ्री कंटेंट मिल रहा है, बदले में इतना तो आपको करना ही चाहिए। मोर ओवर, कभी भी कोई क्वेरी पेस्ट करनी हो आपको, तो हैशटैग गेट प्रेप डेली पे ये हैशटैग के साथ पोस्ट करो। ठीक है, हाँ। तो जिसने नहीं किया वो इतनी सारी चीजें कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए, अनअकैडमी ऐप पे हमें फॉलो कर लो। तो इतनी सारी चीजें तो विदाउट फेल आपको करनी ही करनी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से शायद ऑलमोस्ट सारे लोग आ गए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, मीनवाइल प्लस सब्सक्रिप्शंस के क्या क्या बेनिफिट्स है वो भी मैं बता देता हूँ, फिर आ जाते हैं अपने सब्जेक्ट पे। तो देखो जो लोग ऑलरेडी प्लस सब्सक्राइबर है उनको एडवांटेज दिख ही रहा होगा, बहुत सारे लोग प्लस सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं स्पेशल क्लास में, कि जो टाइमिंग्स अपनी होती हैं वो सबके लिए सेम है। मतलब जैसे आप अगर ड्रॉपर हैं, है ना, या फिर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, या फिर आप जॉब में, तो सबके लिए टाइमिंग वही रहेगी अपनी, अर्ली मॉर्निंग और थोड़ा सा लेट इवनिंग। कंटेंट अपना गेट ईएससी का पूरा कवर हो जाएगा, तो पब्लिक सेक्टर्स ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। हाँ, मैं बता देता हूँ पीडीएफ कैसे डाउनलोड होगा। गाइडेंस मैंने सबकी प्रोफाइल बता दी, सारे टीचर्स की, सारे अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। और देखो रिवीजन का भी पूरा का पूरा हम लोगों ने एक सिस्टमैटिक प्लान प्रिपेयर किया है, कि ताकि जब आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो रिवीजन भी आपका कैसे करवाना है वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब कहाँ पे होगा, प्लस कोर्स में होगा, है ना। सिलेबस तो कंप्लीट कवर होगा ही होगा। लैंग्वेज आपको दोनों मिलेगी, दोनों मतलब इंग्लिश का अलग मिलेगा, हिंदी का अलग मिलेगा, ऐसा नहीं एक ही लेक्चर में हिंदी इंग्लिश।
डाउट्स देखो कोई भी आपके अनटर्न नहीं रहेंगे, सारे के सारे 24 आवर्स में सॉल्व हो जाएंगे। बाकी ये सब कुछ एड ऑन्स हैं, जैसे कि आपको वीकली टेस्ट मिलेंगे, डाउट सेशंस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगे, और एक्सेसिबिलिटी का भी कोई इशू नहीं है। मन है तो लैपटॉप पे देखो, कंप्यूटर पे देखो, फोन पे देखो, जैसा मन है वैसा करो। ठीक है, चलिए। तो ये कुछ एड ऑन्स थे जो आपको मिलेंगे, जो शायद आपको फ्री स्पेशल क्लासेस या फिर यूट्यूब सेशंस में नहीं मिल पाएंगे। सो देखिए, अगर आपको क्वालिटी अच्छी लगती है, सारी चीज़ें ठीक है, आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, तो यू शुड ऑलवेज कम ऑन टू द प्लस प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो अब हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो शुड वी स्टार्ट द टॉपिक? एक बार जरा सब लोग थम्स अप कर दो, फिर टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल देखो अपना डिस्कशन क्या हो गया था। कल हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था कि व्हाट इज फूरियर सीरीज, व्हाट इज फूरियर सीरीज। तो ये डिस्कशन ऑलरेडी हम लोग कल कर चुके थे कि फूरियर सीरीज इज नथिंग बट, हम लोग किसी भी नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल को उसके हार्मोनिक्स के फॉर्म में ब्रेक करके लिख रहे हैं ना। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए देखो आपको क्या करना है, आप अन अकेडमी खोलो। ठीक है, जो भी क्लास है उस क्लास पे क्लिक करो, तो यहाँ साइड में देखो, यहाँ कॉर्नर में एक डिस्कशन फोरम बन के आएगा। डिस्कशन फोरम पे आप क्लिक करोगे तो फिर आपको नीचे क्लासेस दिख जाएंगे, और क्लासेस के नीचे एक ऐसा आइकन बना हुआ दिखेगा, इस पे क्लिक करोगे तो आपके पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जो आप क्लासेस एक्सेस करने के लिए जहाँ पे पुश करते हो ना, क्लास खत्म होने के बाद वहाँ पे पुश करोगे तो यहाँ पे डिस्कशन फोरम टाइप का एक कुछ बन के आएगा, वहाँ पे टच करोगे, फिर साइड में एक ऐसा आइकन बना होगा, वहाँ से आप अपने पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बात समझ में? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फोरियर सीरीज का ऑलरेडी डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। अब बहुत ध्यान से कुछ बातें सुनिए, बहुत ध्यान से कुछ बातें सुनिए कि हम लोग उसके आगे क्या डिस्कशन करना चाहते हैं। सो अगेन, दिस इज योर नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल। सो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि कल वाला हम लोग थोड़ा बहुत रिवाइज भी करके आए होंगे, ताकि आज हम थोड़ी सी और बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकें। ओके, चलिए, तो मुझे बता दो कि ये सिग्नल कैसा है, पीरियोडिक है एज वेल एज नॉन साइनोसॉइडल है? यस, ओके। तो ये सिग्नल है पीरियोडिक एज वेल एज नॉन साइनोसॉइडल। इसका टाइम पीरियड आपने कितना माना था कल? इसका टाइम पीरियड कितना था? 2 पाई बाई ओमेगा नॉट। एंड दिस पर्टिकुलर सिग्नल वाज पीरियोडिक एज वेल एज नॉन साइनोसॉइडल। सो हमने क्या किया, हमने इसको इक्विवेलेंटली लिखा। हमने बोला इसी सिग्नल को अगर इक्विवेलेंटली लिखना चाहते हो, हाँ, तो ऐसा भी लिख सकते हो, नो हार्म इन दैट, ऐसा उसने बोला फूरियर ने। A1 cos ओमेगा नॉट टी, ऊपर लिख देता हूं मैं थोड़ा, ऑर्थोगोनल ऑर्थो नॉर्मल में डिफरेंस अभी बताता हूं, पहले इसको समझ लो। एक बार क्लास के एंड में याद दिलाना राहुल, क्लास के एंड में याद दिलाना तो मैं बताऊंगा उसको, है ना। अभी टॉपिक से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, एक बार ये एंड में याद दिलाना तो मैं सबको बता दूंगा क्या डिफरेंस होता है। ऐसा कुछ देखो हमने लिखा, B2 साइन 2 ओमेगा नॉट टी, ये है पूरी बात। अब बस एक चीज मुझे ये बता दो, बस एक लास्ट चीज ये बता दो, यहां तक सबको क्लैरिटी है कि ये इसको बराबर कैसे लिख दिया, है ना। एनी नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल कैन बी रिटन एज द वेटेड सम ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड ऑर्थोगोनल साइनोसॉइड्स। तो इसमें तो बिल्कुल क्लैरिटी है यार कि लिख सकते हैं। फोरियर ने हमें बताया, पूछा था गिब्स ने। ठीक, सबको डिस्टरबेंस आ रही क्या वॉइस में? इको आ, अब अभी ठीक है। वासुदेव पूछ रहे हैं कि सिर्फ ऑर्थोगोनल क्यों। वासुदेव कल की क्लास में थे या नहीं? बोलो, वासु जी आप कल की क्लास में थे? अरे यार, तो ये डाउट कैसे पूछ सकते हो? अगर कल की क्लास में थे और तो पूछ रहे हो कि ऑर्थोगोनल ही क्यों, अगर कल की क्लास में थे तो पूछ रहे हो कि ऑर्थोगोनल क्यों, ऐसा मत पूछो यार। मेरी नहीं तो कम से कम गिब्स की थोड़ी रिस्पेक्ट करो, मेरी नहीं तो कम से कम गिब्स की रिस्पेक्ट करो।
करोगे गिफ्ट्स के रिस्पेक्ट? गिफ्ट्स का देखो इतना खौफ था ना, गिफ्ट्स का किसी जमाने में इतना खौफ था, जितने भी साइंटिस्ट जाते थे गिफ्ट्स के पास, गिफ्ट्स का ना किसी जमाने में बहुत खौफ था। तो जो भी बहुत बड़ा साइंटिस्ट आता था, जैसे न्यूटन आ गया, लाप्लास आ गया, कोई भी आ गया, तो सबको ये गिफ्ट्स तंग करता था, उदित एंड गिफ्ट्स। ये शिवम की बात शायद सिर्फ प्लस वाले समझ पाएंगे, उदित इसको अदरवाइज मत लेना। शिवम की बात प्लस वाले समझ गए होंगे सारे। ठीक है ठीक है, चलो अभी बात करते हैं गिफ्ट्स की, गिफ्ट्स का क्या खौफ था उसका डिस्कशन करते हैं थोड़ी देर में। तो वासु यार कल का लेक्चर देख लो मेरे भाई, ऐसा मत करो कि ऑर्थोगोनल ही क्यों, यही तो समझाया था कल की पूरी क्लास में। चलो देखो, ठीक है रवि, देखते हैं पहले इसको पढ़ लेते हैं ना यार, इसको पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। चलो देखो यहाँ पे मुझे बताइए, चलो ये देखो, ये वाला एक बार सेशन देखते हैं, फिर उसके बाद अभी ये सब डिस्कशन करते हैं थोड़ी देर में। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ ये देखो आप बोल रहे हैं दोनों सिग्नल्स बराबर हैं, बहुत ध्यान से अब सुनो, अब थोड़ा फोकस्ड हो जाओ। ये बोल रहा है दोनों सिग्नल्स बराबर हैं, तो मुझे बस एक बात ये बता दो, अगर ये दोनों सिग्नल्स बराबर हैं तो दोनों का फंडामेंटल टाइम पीरियड सेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर ये दोनों सिग्नल्स बराबर हैं तो दोनों का फंडामेंटल टाइम पीरियड सेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, है ना? तो जरा इसका एक बार फंडामेंटल टाइम पीरियड निकाल के देखते हैं आता क्या है। तो अगर मैं देखो इस सिग्नल को लेता हूँ, तो डीसी कभी भी आपके टाइम पीरियड को अफेक्ट तो करता नहीं है ना? डीसी क्या करेगा, सिग्नल को ऊपर या नीचे शिफ्ट करा देगा। डीसी क्या करता है, सिग्नल को ऊपर नीचे शिफ्ट कराएगा पर उसके टाइम पीरियड को अफेक्ट नहीं करेगा। इन दोनों सिग्नल का बताना टाइम पीरियड क्या करोगे, क्या लिखोगे? 2 पाई बाई ओमेगा नॉट। इसका क्या लिखेंगे टाइम पीरियड इन दोनों का? 2 पाई बाई 2 ओमेगा नॉट। इसके बाद वाले का क्या लिखेंगे? 2 पाई बाई 3 ओमेगा नॉट। ठीक है, तो ये सबका इंडिविजुअल टाइम पीरियड आ गया। अब टी नॉट कैसे कैलकुलेट करोगे? जाहिर सी बात है एलसीएम लोगे, T1 T2 T3 का लोगे एलसीएम। और जब भी आपके फंक्शन रैशनल फॉर्म में या फिर रेशियोज में होते हैं तो एलसीएम कैसे लेते हैं? एलसीएम का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, ये तो कैलकुलेट करना है। तो देखो 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 पाई का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 पाई, होगा नहीं? ओमेगा नॉट 2 ओमेगा नॉट 3 ओमेगा नॉट, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बताना? ओमेगा नॉट, है ना? तो ये रही सही कसर भी पूरी हो गई कि रिप्रेजेंटेशन तो उसने बोल दिया था लिख ही सकते हो, और ऑर्थोगोनल में ब्रेक करके। एक ये डाउट थोड़ा सा रह रहा था कि यार टाइम पीरियड कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो टाइम पीरियड भी सेम आ गया। अब तो और बात पक्की होती चली गई कि ये दोनों इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं। एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट? So Fourier series is equivalent representation of a non-sinusoidal periodic signal in terms of weighted sum of mutually orthogonal harmonically related sinusoids। ठीक है, तो ये मंत्र शायद अभी तक आपको याद हो ही गया होगा, तो उसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं। ठीक, चलो अब आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज। ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज, सो ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज क्या है वो समझते हैं। वही जो अभी पढ़ रहे थे उसी को नाम दे दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज। इन दिस केस यू विल बी हैविंग अ नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल। अगेन देखो थोड़ा सा पेशेंस रिक्वायर्ड आज की क्लास में, आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, प्रोवाइडेड आपको पहले सारी चीजें सारे एस्पेक्ट आप समझिए। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, ताकि न्यूमेरिकल्स आप आसानी से समझ सकें। 0 T0 ऐसा कुछ है, ठीक है? XT, इसका इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन क्या था? A0 n equal to 1 to infinity an cos n omega naught t bn sin n omega naught t, and this particular representation is also periodic with t naught equal to 2 pi by omega naught।
So this is the first point of the today's class which you should remember. कर लोगे याद? अब देखो यहाँ पे सिग्नल जैसे जैसे चेंज होता जाएगा ये कोएफिशिएंट वैसे वैसे चेंज होते जाएंगे। तो जैसे जैसे आपका सिग्नल चेंज होता जाएगा वैसे वैसे आपके कोएफिशिएंट भी चेंज होते जाएंगे। चलिए आगे। These A naught, AN, BN are called as trigonometric Fourier series coefficient। तो देखो आगे से मैं ना Fourier series coefficient को FSC लिख दूंगा। तो A नॉट AN BN को क्या बोलते हैं हम? ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट। चलो कैलकुलेशन करके देखते हैं इनकी। कैलकुलेशन ऑफ A नॉट। एक एक करके तीनों की कैलकुलेशन कर लेते हैं, बहुत इजी कैलकुलेशन है, कुछ खास है नहीं। चलिए ये ले लेते हैं XT, इट इज A1 cos ओमेगा नॉट टी, A2 cos 2 ओमेगा नॉट टी एंड सो ऑन। इट विल बिकम B1। देखो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज ही मैं सारा बताऊंगा हार्मोनिक्स क्या होता है, रियल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो आज की क्लास ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो फिर अपने आ जाएंगे प्रॉपर्टीज वगैरह, तो वहां पे हम लोग उसी का यूज करेंगे। चलो अब मैं क्या करता हूँ, 0 से टी नॉट क्या है 2 पाई/ओमेगा नॉट, मैं इस सिग्नल को इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो मुझे बताना 0 से 2 पाई/ओमेगा नॉट में इसका एरिया कितना आएगा, बताएगा कोई? एक्स एक्सिस में टी और ओमेगा होने पे इफेक्ट होता है। हाँ यार इफेक्ट तो होगा ना, टी रहेगा तो टाइम डोमेन, ओमेगा रहेगा तो फ्रीक्वेंसी डोमेन। चलो बोलो इसका। 0 दिख रहा है सबको, ये 0, ये 0, सबको दिख रहा होगा। तो अगर मैंने अपने एक्स ऑफ टी को 0 से लेकर टी नॉट तक क्या कर दिया, इंटीग्रेट, तो शायद यही बचेगा, और तो कुछ बचने वाला है नहीं, है ना। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ए नॉट आपको क्या मिला, ए नॉट यहां से मिल जाएगा 1/T0। अब इसके बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक्स टी टी टी, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी भी एक टाइम पीरियड में आप क्या कैलकुलेट कर लो, किसी भी एक टाइम पीरियड में आप क्या कैलकुलेट करिए, एरिया। वो टाइम पीरियड -T0/2 से T0/2 ले लो, 0 से T0 ले लो, जो मर्जी चाहे वो ले लो, पर एक टाइम पीरियड कैसा भी ले लो जो आपको सूट कर रहा हो। तो ये देखो ए नॉट अल्टीमेटली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एरिया ऑफ एक्स टी इन 1T0/T0। तो इसको ऐसे ही याद रखेंगे। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल, है ना, बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। तो याद इसको ऐसे ही रखना है ना, कभी भी ए नॉट कैलकुलेट करना हो तो ए नॉट कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है, एक टाइम पीरियड में एक्स टी का एरिया निकालो और टी नॉट से डिवाइड कर दो। ये एक्स टी है क्या, वही, उसी को तो तोड़ा है ना, ये नॉन साइनोसॉइडल और पीरियोडिक, तो उसी को तो ब्रेक करके लिखा है ये सब। तो जहां जहां पे भी एक्स टी लिखा जाएगा उसका मतलब अंडरस्टूड है कि वही नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक की बात चल रही है। चलो कैलकुलेशन ऑफ ए एन, कैलकुलेशन ऑफ ए एन। ए एन की कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है, इसमें भी वही काम करना है। ये आपने लिखा एक्स टी, इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद आप कुछ ऐसा लिख पा रहे हैं, A1 cos ओमेगा नॉट टी प्लस एक टर्म में इसमें और ऐड कर लेता हूँ, AN cos n ओमेगा नॉट टी अप टू इन्फिनिटी प्लस B1 sin ओमेगा नॉट टी प्लस BN sin n ओमेगा नॉट टी। और बाकी ये इन्फिनिटी तक तो जाते ही रहेंगे, ये तो कल ही अपनी डील हुई थी कि इन्फिनिटी तक जाएगा तभी इसको इक्वल रख सकते हैं। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, एक्स टी में cos n ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको फिर मैं 0 से टी नॉट का मतलब अब 2 पाई/ओमेगा नॉट अंडरस्टूड है, ठीक है। तो देखो बिना मल्टीप्लाई किए बताओ, बिना मल्टीप्लाई किए बताइए, जब cos n ओमेगा नॉट टी यहाँ आएगा तो 0 से 2 पाई/ओमेगा नॉट में क्या मिल जाएगा, 0, है ना। cos n ओमेगा नॉट टी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, इसकी फ्रीक्वेंसी n ओमेगा नॉट, तो फिर से फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हुई तो ऑब्वियसली क्या होगा, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल तो 0 होगा ना। बोलो ये करके दिखाना, ये समझ पा रहे हो, लिख के दिखाऊं, ठीक है। हाँ यहाँ पे देखो, इसमें क्या सोचते हैं आप, तो ये वाला मैं लिख देता हूँ,
दिस विल बिकम 0 to t naught an cos स्क्वायर n ओमेगा नॉट टी dt। बाकी तो सब 0 0 होते चले जाएंगे। सेम सिनेरियो यहाँ पे भी होगा, ये cos n ओमेगा नॉट, ये sin ओमेगा नॉट, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट तो फर्क ही नहीं पड़ता, cos है sin है क्या है 0। एक ये मैं और लिख देता हूँ 0 से t नॉट, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम हो गई थी, sin n ओमेगा नॉट टी cos n ओमेगा नॉट टी dt। चलो, तो यहां से तो हमने ये लिख लिया एज इट इज। चलो इसको लिख लेते हैं 0 से t नॉट एक्स टी कॉस n ओमेगा नॉट टी dt, ये लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू कोई मुझे बता सकता है क्या? कॉस स्क्वायर n ओमेगा नॉट टी का इंटीग्रेशन डायरेक्ट मैंने बताया था कल, कितना लिखना चाहिए मुझे? an इंटू टी नॉट बाई टू। बिल्कुल सही बात, हाँ, पाई बाई ओमेगा नॉट बोल दो या टी नॉट बाई टू बोल दो। तो बेसिकली हम लोग टी नॉट बाई टू में डील करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसका बताइए, देखो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, पर गड़बड़ क्या हो गई? एक कॉस निकल गया, दूसरा साइन निकल गया, डेल्टा फाई भी एन पाई का मल्टीपल आ गया, तो ये भी आपको क्या मिल जाएगा? 0। बताया था ना, अगर आपका फ्रीक्वेंसी सेम है तो फेज के पास जाओगे, फेज कैसा मिल रहा है? एन पाई का मल्टीपल, साथ ही साथ एक कॉस है एक साइन, तो अल्टीमेटली हो गया 0। तो ए एन की वैल्यू कितनी निकल के आई यहाँ से? 2 बाई टी नॉट, वन टाइम पीरियड यहां से ले लेना, एक्स टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ठीक है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां से नोटिस करके बताओ मुझे, एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करके बताओ, जब इसको पूरा इंटीग्रेट कर दोगे तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है? टी के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेट करके लिमिट वगैरह पुट करोगे तो टी तो वैनिश हो जाएगा। अरे इंटीग्रेट करोगे, लिमिट वगैरह पुट करोगे तो टी कहां बचेगा? बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ एन ओमेगा नॉट। सो दिस फंक्शन विल बी, दिखने में ये ए एन लग रहा है, बट इट विल बी समवेयर द फंक्शन ऑफ एन ओमेगा नॉट। एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? सब लोग ये पॉइंट समझ पा रहे हैं? टी के रिस्पेक्ट में करोगे इंटीग्रेट, बाद में टी की लिमिट पुट करोगे तो टी तो वैसे भी नहीं दिखने वाला है, दिखेगा क्या? एन ओमेगा नॉट का फंक्शन। ओके, चलो मैं क्या करता हूँ ना, इस एन को माइनस एन से जरा रिप्लेस करके देखता हूँ क्या पद मिलता है मुझे। तो मैंने क्या कर दिया, एन को रिप्लेस कर दिया माइनस एन से, तो सेम मिलेगा या डिफरेंट मिलेगा? सेम मिला या डिफरेंट मिला? सेम मिला। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट the Fourier series coefficient an is also known as, the Fourier series coefficient an is also known as an equal to minus n। ठीक है, मतलब अगर आप n को माइनस n से रिप्लेस कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एंड ऑब्वियसली n की वैल्यू क्या लेंगे आप? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। नहीं, इसको इवन सिमेट्रिक नहीं बोलते हैं, है ना, क्योंकि n की वैल्यूज नेगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं है ना। चाहो तो बोल सकते हो, पर फॉर क्लैरिटी नहीं बोल रहे हैं, बस इतना नोटिस करना है कि n को माइनस n से रिप्लेस करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। अदरवाइज तो जो ए एन आप यहाँ पे लिख रहे हो, आपको ये रिस्ट्रिक्शन तो हमेशा लगानी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी नेगेटिव वैल्यू पुट कर दोगे ए एन की, जब ए एन 1 से ज्यादा के लिए डिफाइन है। तो आ रहा है समझ में कुछ? हाँ, टी नॉट इज कांस्टेंट, टी नॉट इज फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल। नेक्स्ट, अब मैं बी एन की कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी करना, बाय यूजिंग सेम कॉन्सेप्ट। मैं जस्ट राइट कर रहा हूँ इसका एक्सप्रेशन। सर टोटल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एन ओमेगा नॉट नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये फंक्शन ऐसा कुछ आएगा, है ना। आई एम नॉट राइटिंग द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एज एफ ऑफ एन ओमेगा नॉट, मैं बोल रहा हूँ ये कुछ एन ओमेगा नॉट का फंक्शन आएगा, इतना हमें नोटिस करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये दिखने में ए एन लग रहा है ना, तो कहीं हमारे दिमाग में ये ना बैठ जाए कि ये एन का फंक्शन आएगा। ए एन यहाँ पे दिखने में लग रहा है, बट अल्टीमेटली इट विल बी द फंक्शन ऑफ सम एन ओमेगा नॉट। इट मे नॉट बी ऑलवेज इक्वल टू एफ ऑफ एन ओमेगा नॉट। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग ओनली द फंक्शन, कि ये कुछ एन ओमेगा नॉट का फंक्शन आएगा, ऐसा कुछ करके। हमने माइनस एन क्यों पुट किया? जस्ट चेक करने के लिए पुट किया कि n को माइनस एन से रिप्लेस करने से कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है ना। तो जस्ट चेक करने के लिए किया कि n को माइनस एन पुट करने से क्या फर्क पड़ रहा है। तो उससे क्या हो गया, n ग्रेटर देन 1 है तो n को माइनस एन नहीं पुट कर सकते?
सर ए एन निकालने में अगर एन इक्वल 1 हुआ तो फ्रीक्वेंसी, अरे यार फ्रीक्वेंसी का मैंने अभी नाम ही नहीं लिया। पहले जितना बता रहा हूँ उतना समझो ना, पहले जो बता रहा हूँ वो समझो। फ्रीक्वेंसी का भी मैंने नाम ही नहीं लिया एक भी बार, तो फ्रीक्वेंसी कैसे बता दूँ? या ऐसा करें कि डिजिटल फिल्टर से चालू करें, सब्जेक्ट डिजिटल फिल्टर से चालू करें और उसके बाद आए वापस सिग्नल सिस्टम पे, ऐसा करें क्या? मैं तो कर सकता हूँ, पर आपको कितना समझ में आएगा ये नहीं पता ना। तो थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा संभालो अपने इमोशंस को। देखो मुझे कहीं ना कहीं पता है कि आपको मुझसे ज्यादा तो आता ही है, तो जस्ट मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपके बहाने थोड़ा बहुत मैं भी सीख लूँ। तो ये तो मैं भी मान रहा हूँ, एम टेक बी टेक पी एच डी, तो ये तो देखो मैं मान रहा हूँ, ये मैं हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ कि आपकी नॉलेज मुझसे ज़्यादा है और वो आप मुझे देना भी चाहते हैं, तो आप भी जनरस हैं। ऐसा नहीं है कि आप जनरस नहीं हैं, है ना, आप मुझे अपना नॉलेज इम्पार्ट भी करना चाहते हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है मैं आपका नॉलेज एक्सेप्ट करूंगा, पर थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अरे गॉड वॉड मत बोलो यार, लोग सब पापी लोग हैं ना, सब नश्वर संसार में रह रहे हो, तो पापी लोग कभी गॉड नहीं हो सकते। चलो चलो, अच्छा ये समझो यार पहले इस बात को, मैं क्या बता रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे कभी कभार n को माइनस एन से रिप्लेस कर भी दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने n को माइनस एन से रिप्लेस कर भी दिया, तो मुझे ए एन के एक्सप्रेशन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, है ना। तो ए एन इज इक्वल टू ए माइनस वन ए माइनस एन ऑल्टरनेटिवली मैं यूज कर सकता हूँ, कर सकते ना, ए एन इज इक्वल टू ए माइनस एन ऑल्टरनेटिवली यूज। चलो सिमिलरली बी एन के बारे में भी चेक करते हैं। तो देखो बी एन इज इक्वल टू 2/T0 एक्स टी साइन एन ओमेगा नॉट टी। अब ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। यहां से जस्ट मैं एक ये चीज नोटिस करना चाहता हूँ। चलो ये बी एन का एक्सप्रेशन आ गया, ऑब्वियसली ये एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होगा ये स्टेटमेंट, ठीक है। तो बी एन का स्टेटमेंट यहाँ पे भी हम एन की वैल्यूज 1 से ज्यादा ही रख सकते हैं, और ये भी आपका फंक्शन किसका आ जाएगा, एन ओमेगा नॉट का फंक्शन आ जाएगा, ठीक। चलो अगर मैं यहाँ पे n को माइनस एन से रिप्लेस करता हूँ तो मैं देखता हूँ क्या फर्क पड़ेगा। कोई बताएगा क्या फर्क पड़ेगा? साइन ऑफ माइनस एन ओमेगा नॉट टी, बताइए क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पे। सो यू विल गेट एक माइनस साइन, अच्छा यहाँ पे माइनस नहीं पुट किया था क्या मैंने, इसको एक मिनट करेक्ट कर लो यार। एन को माइनस एन से अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पे भी माइनस एन आ जाएगा ना। सो इट विल बिकम माइनस एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या फिर एन लेस देन और इक्वल टू -1, ठीक है। तो जब भी ए माइनस एन हम लोग यूज करेंगे तो माइनस एन दोनों जगह पे पुट करना है। तो जस्ट ये थोड़ा सा कॉशियस रहना है, ये सब याद नहीं करना है, अभी मैं बता रहा हूँ याद क्या करना है। तो देखो यहाँ से क्या मिला, -2/T0, क्योंकि साइन माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, सो दिस बिकम्स साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी। और ये आपको क्या मिला, माइनस बी एन। अब आपने एन को माइनस एन से रिप्लेस कर दिया था, अब अगर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एन लेस देन और इक्वल टू -1, है ना। तो व्हाट इज द समरी, समरी यहां तक क्या हुई, एक एक पॉइंट ध्यान से समझ लो, यहां तक समरी क्या क्या हुई। आपने एक्सप्रेशन लिखा ए नॉट का, वो आया 1/T0 एक्स टी डी टी, ऐसा कुछ है। आपने लिखा ए एन, ये आया 2/T0 एक्स टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी, ये शायद सबको ही पता होता है। एंड दिस इज इक्वल टू a minus n, and eventually it is going to be the function of n omega naught, इतना आपको याद रखना। सिमिलरली बी एन की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, बी एन इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी 2/T0 T0 एक्स टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी, एंड इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी माइनस एन, और ये भी कुछ आपका सम जी ऑफ एन ओमेगा नॉट का फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया ना सबको समझ में। तो जब ए एन यूज करना, हाँ तो जब ए एन यूज करना तो एन की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 यूज कर लेना, ए माइनस एन यूज करना तो एन की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -n यूज कर लेना। पॉइंट समझ आ रहा है?
तो बेसिकली अगर आप ए एन लिखना चाहते हो तो आपको एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 यूज कर लेना। और देखो वो तो ऑब्वियस भी है ना, क्योंकि जो भी आपके फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट हो वो तो 1 से इन्फिनिटी तक के लिए डिफाइन है। आपको ए वन पता है, ए टू पता है, ए थ्री पता है, ए माइनस वन जैसा तो कुछ होता नहीं है, ए माइनस टू जैसा तो कुछ होता नहीं है। तो अगर कभी ए माइनस एन आप लिख रहे हो तो एन की वैल्यूज को एडजस्ट कर लेना, यहाँ पे एन की वैल्यूज को एडजस्ट कर लेना। ये बात सब लोग समझ पा रहे हैं या नहीं, बोलो, क्या ये पॉइंट सब लोग समझ पा रहे हैं? तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ए एन और ए माइनस एन इक्वल होंगे, बी एन और बी माइनस एन में ऐसा कुछ साइन आएगा। पर अगर मान लो आप ए माइनस एन का भी यूज करते हो तो एन में थोड़ा सा कॉशियस रहना, बी माइनस एन पुट करने में भी एन में थोड़ा सा कॉशियस रहना। अल्टीमेटली आप इतना समझो कि जो भी कोएफिशिएंट्स हैं उनका 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की ही वैल्यू आप समझ सकते हो। और वो देखो यहाँ से प्रूफ होके भी तो आ रहा है कि अगर आपने n को माइनस एन से रिप्लेस कर दिया तो इनइक्वालिटी भी उसी हिसाब से चेंज होकर दे रही है आपको कि अब यहाँ पे n को क्या पुट करोगे, लेस देन और इक्वल टू माइनस वन, सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो अब यहाँ से देखो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आता है, उसको थोड़ा सा नोटिस कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा नोटिस करते हैं उस इंपॉर्टेंट कंक्लूजन को, और उसी के बेसिस पे आगे डिस्कशन हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं। चलो मैं यहाँ पे लेता हूँ एक्स टी, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ए नॉट, ए एन, बी एन। ठीक है, चलिए अब तो यहाँ पे सपोज आपका एक्स टी रियल है या प्योरली इमेजिनरी है या कॉम्प्लेक्स। चलो बताओ ए नॉट के बारे में आप क्या कमेंट कर सकते हैं, ए एन बी एन के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, बोलो चेक करके देखो, यहां से चेक करके बताइए आप इनके बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं। देखो अगर ये रियल है, यहां से दिख ही रहा है ये रियल, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन रियल। कॉस तो पहले से ही रियल है, साइन तो पहले से ही रियल है, तो सारे क्या हो जाएंगे, रियल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर एक्स टी इमेजिनरी है तो यहाँ पे भी जे का टर्म आएगा, यहाँ पे भी जे का टर्म, यहाँ पे भी जे का टर्म, तो सारे क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी। और अगर कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स। सही बात है, चेक करके बताइए ये बात सही है या नहीं। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर एक्स टी आपका रियल है तो ये भी रियल होगा, एक्स टी कॉम्प्लेक्स है तो ये भी कॉम्प्लेक्स होगा, और अगर एक्स टी इमेजिनरी है तो ये सब भी इमेजिनरी होंगे। करेक्ट, यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा है। अच्छा ये समझने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये वाला पॉइंट जो मैंने बताया ए एन इज इक्वल टू ए माइनस एन, अगर ए माइनस एन लिखते हो तो एन की वैल्यूज को उसी हिसाब से मॉडिफाई कर लेना। ठीक है, चलिए चलो यहां तक हम लोग समझ गए कैलकुलेशन ऑफ बी एन, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी देख लिया। तो यहां से एक नोट लिखते हैं, नोट, एक नोट लिखते हैं दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कैन बी रिटन only when, sorry, it can be written every time for xt, xt चाहे रियल हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, चाहे प्योरली इमेजिनरी हो, लिख सकते हो ना। ए नॉट ए एन बी एन ही तो कैलकुलेट करना है, एक्स टी अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो कैलकुलेट कर लेना, रियल होगा तो कैलकुलेट कर लेना, इमेजिनरी होगा तो कैलकुलेट कर लेना। तो बहुत ही सिंपल है, आपको करना क्या है कि अगर एक्स टी का उसने एक्सप्रेशन दे रखा है तो सब कैलकुलेट करके ए नॉट निकाल लो, ए एन निकाल लो, बी एन निकाल लो, और ये जो आपका एक्सप्रेशन था कहाँ गया, ये एक्सप्रेशन इसमें पुट कर दो, है ना, बहुत ही आसान है। चलिए अब इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। सो पोलर फॉर्म ऑफ, देखो एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ समझिए ध्यान से। सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि पोलर फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज इज रिटन ओनली व्हेन एक्स ऑफ टी इज रियल। ये हमेशा नहीं लिख सकते आप, तो थोड़ा सा ये क्या हो गया आपका स्पेशलाइज केस हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज हमेशा लिख सकते हैं, पर उसका जो पोलर फॉर्म कन्वर्जन है वो हमेशा नहीं कर सकते। वो तभी आप कर सकते हैं जब सिग्नल आपका ऑलरेडी कैसा हो,
रियल। तो एक छोटा सा रिस्ट्रिक्शन है जो आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो ये पोलर फॉर्म हम लोग कैसे लिखेंगे, इतने में तो हम लोग ऑलरेडी कंफर्टेबल है ही हैं कि एक्स टी इज इक्वल टू ए नॉट एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी। ऐसा ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। यहां से दो चीजें हमें ऑलरेडी पता होती है कि जो आपके सिग्नल्स होते हैं ये ए एन बी एन और ए नॉट। बी नॉट जैसे हमने कभी कुछ पढ़ा नहीं, तो बी नॉट को तो हम हमेशा जीरो मान के चलते हैं, सही बात है ना। बी नॉट जैसा तो कुछ देखा नहीं, या तो ए एन देखा फॉर एन ग्रेटर देन वन, या तो बी एन देखा फॉर एन ग्रेटर देन वन, या तो ए नॉट देखा फॉर एन इक्वल टू जीरो। पर बी नॉट जैसा तो कोई टर्म था ही नहीं, तो बी नॉट को हम शुरू से ही क्या मान लें, जीरो मान सकते हैं बी नॉट को। बोलो यस और नो, मान सकते हैं ना। ए एन बी एन ए नॉट तो पढ़ा है, जब बी नॉट पढ़ा ही नहीं तो इसका मतलब बी नॉट को जीरो मान लेते हैं, इनकेस अगर कभी आता है ये तो। चलिए, तो अब इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ए एन को मानता हूँ आर एन कॉस फाई एन। कोई नोट्स नहीं बनाना है, बस समझने पे ध्यान दो, फटाफट आंसर देते जाओ क्लास में, क्लास के साथ साथ ही पूरा सीखते जाओ। ऐसा मैंने कुछ माना, मैंने माना ए एन इज आर एन कॉस फाई एन, बी एन इज आर एन साइन फाई एन। ये दो चीजें ऑलरेडी मैंने कंसिडर की। अगर मैंने ये दो चीजें कंसिडर कर ली तो मुझे आप यहां से ये बता सकते हैं क्या कि आर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। ठीक है, फाई एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स बी एन बाई ए एन। होगा ना, चेक कर लो जरा, ऐसा होगा या नहीं, हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये मिला आर एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। अब यहां से मैं दो चीजें कैलकुलेट करना चाहता हूँ, एक तो एग्जैक्टली एट एन इक्वल टू जीरो और एक एन से ज्यादा के लिए। तो जब आप एन इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो ये हो जाएगा आर नॉट अंडर रूट ए नॉट स्क्वायर प्लस बी नॉट स्क्वायर। बी नॉट तो अभी अभी आपने बोला जीरो, तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको ए नॉट, है ना। बाकी आर एन तो क्या रहेगा, वही रहेगा ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। आ रहा सबको समझ में। चलो, अगर यहां तक बहुत ध्यान से बातें सुन रहे हो तो मुझे बताओ आपने पहले ही बोल दिया कि एक्स टी कैसा होने वाला है, रियल। तो अगर एक्स टी रियल है तो इन दोनों के बारे में क्या बोल सकते हैं, है रियल या नहीं, होगा ना हमेशा रियल। तो आर एन भी कैसा होगा, तो आर एन भी कैसा होगा, रियल होगा हमेशा। तो ये एक छोटी सी बात आप हमेशा याद रखेंगे कि पोलर फॉर्म आप तभी लिखते हैं जब सिग्नल कैसा होगा, रियल। अगर रियल नहीं होगा सिग्नल तो आप कहाँ चले जाएंगे, टीएफएस ही लिखेंगे फिर। देखो बहुत छोटी सी बात है, इसको याद रखना, जब भी सिग्नल रियल होगा तो टीएफएस तक आप पहुंचेंगे, अदरवाइज तभी आप पोलर फॉर्म तक पहुंचेंगे, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज ही लिखेंगे। आगे बात सबको यहां तक समझ में, चले आगे। चलो सिमिलरली फाई एन की भी कैलकुलेशन करके देखते हैं। फाई एन इज योर tan इनवर्स बी एन बाई ए। यहां से भी दो वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखो लास्ट में समराइज होके एक ही दो पॉइंट बचेगा, तो अभी ऐसा ये मत सोचो कि बहुत कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं, एक दो पॉइंट ही याद करना रहेगा, पर ये ऑब्जर्वेशन लेने बहुत इंपॉर्टेंट है। एन इक्वल टू जीरो पे देखो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बी नॉट अपॉन ए नॉट। बी नॉट तो जीरो था तो ये हो गया जीरो, बाकी आपका फाई एन तो वही रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ी सी सहूलियत भी समझ आनी चाहिए कि अगर ए एन बी एन रियल होगा तभी तो ये एंगल कैलकुलेट कर पाओगे, तभी तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे। ये देखो एक्स टी रियल है, एक्स टी रियल है तो ए एन बी एन ए नॉट रियल हुए, ए एन बी एन ए नॉट रियल हुए तभी तो ये एंगल कैलकुलेट कर पाओगे, अदरवाइज कैसे कैलकुलेट करोगे। ओके, चलो तो सिर्फ इतना याद रखो कि पोलर फॉर्म तभी लिखेंगे जब एक्स टी कैसा होगा, रियल। चलिए सारी वैल्यूज उठा के पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ए नॉट की वैल्यू आ गई थी आर नॉट एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ए एन को मैंने लिख दिया आर एन कॉस फाई एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी। बी एन को मैंने लिख दिया आर एन साइन फाई एन साइन एन ओमेगा नॉट टी। तो सेम एक्सप्रेशन में मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और इसको लिख दिया ए एन और इसको लिख दिया बी एन, ऐसा मैं लिख रहा हूं। तो देखो यहां से कॉस ए कॉस बी का फॉर्मेट सबको ही दिख रहा होगा। ये बन गया आपका आर नॉट एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आर एन कॉस
एन ओमेगा नॉट टी माइनस फाइव। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। समझ आ रही बात सबको? यस और नो? यहां तक डेरिवेशन सब लोग समझ गए? बहुत ही सिंपल डेरिवेशन। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो लोग थोड़ा लेट आए एक बार फटाफट सुन लो मैंने क्या बताया अभी तक। मैंने बताया कि कल हम लोगों ने फूरियर सीरीज का रिप्रेजेंटेशन देख लिया था। फिर हमने आज ये इंश्योर किया कि अगर आपका एक्स टी पीरियोडिक है एंड सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो पीरियोडिक। एक्स टी पीरियोडिक था तो ये रिप्रेजेंटेशन भी पीरियोडिक था बाई सेम पीरियड। ये हमने प्रूफ किया। फिर हमने एक पॉइंट ये लिख के देखा कि जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज है उसको आप हमेशा ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमने कुछ कैलकुलेशंस की, देखना कितने कम पॉइंट्स पढ़े। पॉइंट्स देखो कितने कम पढ़े। ए नॉट का फॉर्मूला निकाल लिया, ए एन का फॉर्मूला निकाल लिया, और एक ऑब्जर्वेशन ले लिया कि ए एन इज ऑलवेज इक्वल टू ए माइनस एन, है ना। फिर हमने क्या किया, बी एन की कैलकुलेशन की। एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन हमने ले लिया कि बी एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ऑफ माइनस एन। फिर हमने देखा कि यार ये इंटीग्रेशन साफ साफ दिख रहा है, ये रियल होगा तो ये सब रियल हो जाएंगे, ये इमेजिनरी होगा तो सब इमेजिनरी हो जाएंगे, ये कॉम्प्लेक्स होगा तो सब कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। वेरी सिंपल। फिर हमने क्या किया, हमने किया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करते हैं और ये मान लेते हैं कि एक्स टी रियल है। तो एक्स टी रियल होते ही ये सारे के सारे रियल हो गए। अगर ये सारे के सारे रियल हो गए तो यहाँ से हम लोगों ने एक ऑल्टरनेट फूरियर सीरीज का एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया। दिस इज नोन एज पोलर फॉर्म ऑफ टीएफएस। तो देखो चार पांच चीजें ही हैं। अब अगला जो डिस्कशन है उसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए, वहीं से आपके सारे क्वेश्चन लगेंगे। तो ये डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारे के सारे क्वेश्चन आपके यहीं से लगेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल ले लेता हूँ। देखो एनरोल करोगे ना तो आपके मेल पे आ जाएगा। अगर एनरोल करोगे ना तो या तो मेल पे आ जाएगा या तो मैसेज में आ जाएगा नोटिफिकेशन। तो आप उसको एनरोल करके रखिए ऑलरेडी। सर ये किस सब्जेक्ट की क्लास है? ये सिग्नल सिस्टम की क्लास है आलोक। थैंक यू श्री। चलो देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इसको रियल मानता हूँ। मान लेते हैं ये रियल है, तो इसका फर्स्ट इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन। अब देखो बहुत फोकस से सुनो सारी चीजें, बहुत फोकस से सुनो। दिस इज फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन। अभी जितने डाउट्स हैं पारस ना, वो एंड में एक बार पूछना है ना। एक बार ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं ना, फिर लेते हैं, देखते हैं किसको क्या मिल सकता है। चलो देखो, ये लिख सकते हैं दिस इज फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन। देखो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो कुछ गलत कर रहा हूं क्या? बहुत ध्यान से ये वाला पॉइंट समझो तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो ज्यादातर क्वेश्चन सब रियल पे ही बेस्ड रहेंगे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है हमें। क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं? बताएगा कोई? क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है? बिल्कुल इक्वल है, अभी अभी प्रूफ किया। ठीक है, कर दिया। चलो अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करता हूं, थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करता हूं। एन को वन पुट कर देता हूं। ऐसा मैंने कर दिया और मैंने बोला ये दोनों इक्वल है। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो आप एक्स ऑफ टी सिग्नल देख रहे हैं, ये एक्स ऑफ टी सिग्नल, इसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है? आंसर। ये जो टाइम डोमेन सिग्नल है इसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है? पहला जवाब क्या आएगा? नहीं ये जवाब नहीं, हाँ, टाइम डोमेन सिग्नल को देख के नहीं बता सकते। पहला जवाब आपका आना चाहिए कि टाइम डोमेन सिग्नल को देख के नहीं बता सकते। तो कैसे बताएंगे? अगर टाइम डोमेन सिग्नल को देख के नहीं बता सकते तो इसको ब्रेक करेंगे, है ना।
इसका कुछ ऑल्टरनेटिवली फ्रीक्वेंसी वाला तरीका देखेंगे, तो इसको ब्रेक करेंगे। क्या आपने इसको ब्रेक कर दिया? कर दिया। थोड़ा सा मॉडिफाई करते करते यहाँ तक पहुंचे। तो अब बहुत ध्यान से सुनो, अगर आप बोल रहे हैं कि दिस सिग्नल एंड दिस सिग्नल इज इक्विवेलेंट, अगर आप बोल रहे हैं ये दोनों सिग्नल इक्विवेलेंट हैं, तो मुझे बताइए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये आर नॉट इज रिप्रेजेंटिंग द डीसी कॉम्पोनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम डोमेन नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो आर नॉट है, दिस आर नॉट इज रिप्रेजेंटिंग द डीसी कॉम्पोनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल? यही तो बोला आपने। यहां से तो कुछ अंदाजा लग ही नहीं रहा था, यहां से तो कुछ अंदाजा लग ही नहीं रहा था कि क्या फ्रीक्वेंसी, ये तो एक्सिस टाइम वाली दिख रही थी, कोई अंदाजा ही नहीं लग रहा था फ्रीक्वेंसी का। ज्यादा से ज्यादा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बता सकते थे, है ना, पर वो गारंटी तो है नहीं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही रहेगी। तो पहली चीज हम लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि अगर ये दोनों इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन है तो जाहिर सी बात है आर नॉट विल बी रिप्रेजेंटिंग द डीसी कॉम्पोनेंट ऑफ दिस नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल। व्हाट अबाउट दिस? ये दोनों इक्विवेलेंट है ना, so what it will represent? It will represent the first harmonic or the fundamental harmonic किसका? Of this non sinusoidal periodic signal. Yes or no? बोल सकते हैं ना ऐसा? इसी को तो आपने ब्रेक किया। इसके बारे में क्या ख्याल है? इसके बारे में क्या ख्याल है? दिस इज सेकेंड हार्मोनिक। किसका? किसका सेकेंड हार्मोनिक? इसका, दिस टाइम डोमेन नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल का, है ना। तो किसका भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि किसका देख रहे हो भाई, बताना तो ठीक है पर ये भी तो बताना है देखना किसका चाह रहे हो। ये क्या है? बोलो क्या है ये? थर्ड हार्मोनिक। किसका? किसका है थर्ड हार्मोनिक? इस टाइम डोमेन सिग्नल नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल का। तो देखो इसको देख के कुछ नहीं पता लग रहा था, इसको देख के कुछ पता लग नहीं रहा था कि करें तो करें क्या। तो फूरियर ने रिसर्च करके बताया कि इसको तो देखना भी नहीं है आपको, इसको देख के बस एक सिंपल सा जवाब दे दो कि नहीं बता सकते, और अगर जवाब देना भी है तो इक्विवेलेंट इसका फूरियर सीरीज लिखो। यहां से देखो फ्रीक्वेंसी बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, क्योंकि दो सिग्नल्स ऐसे हैं जो सेम फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो आपने इसी को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर लिया ताकि ये देखने में थोड़ा बेहतर लगे, और कंपोनेंट्स के बारे में भी थोड़ी क्लैरिटी से हम लोग स्टेटमेंट्स दे पाए। आ रहा है सबको समझ में? बोलो, सब लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो देखो क्या यहां से जो गिब्स ने कल क्वेश्चन पूछा था, कल गिब्स ने जो क्वेश्चन पूछा था, देखो क्या उसके क्वेश्चन का आंसर यहां से हुआ या नहीं हुआ? एक साइनोसॉइडल सिग्नल कंटेन्स सिंगल डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, वन साइनोसॉइडल सिग्नल कंटेन्स सिंगल डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। गिब्स ने पूछा था इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी आएगी। तो इसको अगर आपने इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइनोसॉइड्स में ब्रेक कर दिया तो मुझे बताइए इसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज आएंगी। क्या इसमें 0 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी आ सकती है? यस, इट में कम। क्या इसमें ओमेगा नॉट की फ्रीक्वेंसी आ सकती है? यस, 2 ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट एंड सो ऑन। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल्स होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी जो आएगी दैट विल बी इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ ओमेगा नॉट? बोल सकते हैं? So very important statement. Very important statement. Sinusoidal periodic signal contains single discrete frequency. अभी सुनते जाओ, बस यही समझ जाओगे, इसी से सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, मतलब ज्यादातर क्वेश्चंस लग जाएंगे। कंटेन्स सिंगल डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल्स। अब देखो यहां से अगर आपको फील नहीं हो रहा है तो इसका मतलब अभी तक आपने क्लास में ध्यान नहीं दिया, और अगर फील हो रहा है तो इससे बेहतर आप कभी फील भी नहीं कर पाएंगे। नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल को ब्रेक किस में करोगे? इनफाइनाइट साइनोसॉइड्स में। सो व्हाट विल इट विल कंटेन? इट विल कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ discrete frequencies in general as a multiple of omega naught. क्या ये दोनों स्टेटमेंट आपको सिर्फ स्टेटमेंट दिख रहे हैं या फील भी हो रहा है? अब ये मत बोल देना सर मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है।
है ना। तो कितना भी आप समझा लो, मैं कभी कुछ फील नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कोई है जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है? तो जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, तो वो ये मत बोलना सर आपको जो मर्जी चाहे कर लो, एनिमेशन भी दिखा दोगे तो भी, क्योंकि हमारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है तो हम कभी भी फील नहीं कर पाएंगे। तो ये मैं टेक्निकल सब्जेक्ट की फीलिंग की बात कर रहा हूँ। बाकी जो तुम फील नहीं करना चाहते हो वो तो तुम्हारे ऊपर है। चलो, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि ये नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल का अगर हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो कंक्लूजन कितना इंपॉर्टेंट है ये, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, क्योंकि साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल में सिंगल फ्रीक्वेंसी, और नॉन साइनोसॉइडल को आप साइनोसॉइड्स में ब्रेक कर रहे हो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, तो ऑब्वियसली इट विल कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज। ठीक। आ रहा है यहाँ तक समझ में? चलिए आगे समझाएं। चलिए आगे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। हाँ, आगे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, तो नाम लिखना सीख लेते हैं। नाम लिखना सीख लेते हैं ना। आर नॉट, व्हाट इज आर नॉट? डीसी component of non sinusoidal periodic signal x of t। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है डीसी कंपोनेंट की? एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड कितना होगा? पावर? कांस्टेंट की पावर कितनी होती है? आर नॉट स्क्वायर। आरएमएस वैल्यू? कांस्टेंट की आरएमएस वैल्यू कितनी होती है? आर नॉट। तो मैंने डीसी कंपोनेंट उठाया यहाँ से, डीसी कंपोनेंट उठा के उसके सारे कंपोनेंट्स बता दिया आपको, फ्रीक्वेंसी बता दी, एम्पलीट्यूड बता दिया, सब कुछ बता डाला इसका। चलो दूसरे आते हैं। दूसरा क्या है? R1 cos ओमेगा नॉट टी -5। चलो जरा बताओ इसको क्या बोलना पसंद करोगे? फर्स्ट और फंडामेंटल हार्मोनिक किसका? हार्मोनिक ऑफ एक्सटी है ना, वही नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल का, है ना। क्योंकि देख के तो कुछ पता लग नहीं रहा था, देख के तो कुछ पता लग नहीं रहा था। अब यहाँ से थोड़ी थोड़ी आस बंधी है कि शायद अब काम चल जाएगा, फ्रीक्वेंसीज वगैरह सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। बताते जाओ फटाफट। फ्रीक्वेंसी बोलो। ओमेगा नॉट। एम्पलीट्यूड? R1। पावर बताना जरा, पावर बताओ पावर। R1²/2, क्योंकि अब ये R1 नहीं है, अब ये डीसी नहीं रहा। ये तो एक डीसी सिग्नल था, पर ये कैसा सिग्नल हो गया अब? साइनोसॉइडल। तो पावर क्या मिलेगी? R1²/2। आरएमएस वैल्यू क्या मिलेगी? R1/√2 मिलेगी। अच्छा बहुत ध्यान से सुनो, अब देखो क्वेश्चन वो बनाएगा कैसा। क्वेश्चन कैसा बनाएगा, बहुत ध्यान से सुनो। ऐसा एक सिग्नल दे देगा, क्वेश्चन सुनो यार, पहले क्वेश्चन सुनो। ऐसा एक सिग्नल दे देगा, बोलेगा कि ये जो सिग्नल दिख रहा है ना, इसके फर्स्ट हार्मोनिक का आरएमएस बताओ। तो पहली चीज तो इतना क्वेश्चन सुनते ही आप सरेंडर कर दोगे कि ये क्या हार्मोनिक और क्या वो, और क्या सिग्नल दे क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। पर 2 क्लासेस होने के बाद दूसरी क्लास चल रही है, क्या आप ये क्वेश्चन समझ पा रहे हैं या नहीं? अगर मैं ऐसा सिग्नल बना के दे दूं और बोलूं कि ये जो भी सिग्नल है, मुझे इसके फर्स्ट हार्मोनिक की आरएमएस वैल्यू चाहिए, बाकी मुझे कुछ और नहीं चाहिए, तो क्या आप प्रोसेस तक पहुंच पा रहे हैं? पूछना क्या चाह रहा है? ऑब्वियसली पहले मैं इसका क्या लिखूंगा, पोलर फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, है ना। फिर R1/√2 निकाल के बता दूंगा इसको, या जैसे भी बताऊंगा, अल्टीमेटली R1/√2 मुझे बताना है इसका। यस और नो? तो ऐसे ही क्वेश्चन वो फ्रेम करेगा।
चलिए अब जरा यहाँ थोड़ा सा डिस्कशन और ये भी कर लेते हैं कि सपोज अगर R1 की वैल्यू लिखने का मन होता तो क्या लिखते? ये लिख सकते थे या नहीं? देखो, तो यहां से कैलकुलेट कर लेंगे R1 की वैल्यू, कोई बड़ी बात नहीं, पर याद R1 के टर्म्स में ही रखेंगे। जो भी याद रखेंगे ना वो R1 के टर्म्स में याद रखेंगे, तो थोड़ी सी क्लैरिटी रहेगी। बाद में जब R1 कैलकुलेट करने की नौबत आएगी तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, R0 कैलकुलेट करने की नौबत आएगी तो A0 कैलकुलेट कर लेंगे। यस और नो? चलो एक और लिख के देख लेते हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए अब इसका फटाफट खुद से प्रैक्टिस करके बताओ ये है क्या। देखो फेज का मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि फेज को अभी मैं इंट्रोड्यूस करना नहीं चाह रहा हूँ। फेज को इंट्रोड्यूस करेंगे सही टाइम आने पे, तो अभी फेज का टेंशन मत लो कि फेज है क्या, है ना। फेज की अभी ज्यादा चिंता नहीं करते। चलो बताओ व्हाट इज दिस, क्या है ये? सेकेंड हार्मोनिक किसका? नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल एक्सटी का। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी इसकी? 2 ओमेगा नॉट। एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा इसका? R2। RMS कितनी हो जाएगी इसकी? R2/√2। पावर कितनी हो जाएगी इसकी? सब निकाल लिया इंडिविजुअली, तो बहुत कंफर्टेबल है सब कुछ करने में। तो अगर इस क्वेश्चन में ऐसा पूछता है, ध्यान से सुनिए, एक मैं कोई भी नॉन नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल बना के दे दूं और बोलूं कि ऐसा करो कि मुझे इस सिग्नल का ना सेकंड हार्मोनिक की पावर बता दो जरा, तो बता लोगे? R2² by 2 करना है। R2 निकालने के फिर बहुत सारे रास्ते हैं, कुछ ना कुछ करके R2 तो निकाल लेंगे। तो पर्पस ये है कि क्वेश्चन कम से कम हम समझ पाए कि वो बोलना क्या चाह रहा है ना। हार्मोनिक वार्मोनिक देख के घबरा नहीं जाना है कि ये कहां से कौन सा टर्म आ गया। ठीक है, R2 निकाल लेंगे यहाँ इस फॉर्मूले से, कोई बड़ी बात नहीं। चलो ये सब चीजों में तो ठीक है, ये सब समझ में आ गई सारी बातें। पर मैं ये बोल रहा हूँ, ये भी जरा ध्यान से समझो कि आपने चलो ये तो बोल दिया कि ठीक है एक नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल ले लो और उसको कर लो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट, इतने ही इंटरेस्टेड हो तो। अगर इतने ही इंटरेस्टेड हो तो कर लो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट। ये आ गया आपका R1 cos ω0t - 5 R2 cos 2 ω0t - 5 2। देखो समझेंगे ध्यान से, लास्ट में आपके पास रिकलेक्ट करने के लिए हार्डली 2-3 पॉइंट रहेंगे। तो प्रोसेस डेवलप करो, है ना। ये सब आपको किसी को समझाना नहीं, किसी को पढ़ाना नहीं है। कल भी मैंने बोला था बस सुनते जाओ भूलते जाओ, कुछ करना नहीं है इसमें, सवाल लगाएंगे सारी चीजें अपने आप लग जाएंगी। तो बस सुनना है, उसको भूलते जाना है। अगर रिटेन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, ऑब्जर्वेशन बस लेते जाओ, प्रोसेस डेवलप करते जाओ, क्वेश्चन अपने आप लग जाएगा। चलो ये बात हो गई। मान लो अगर हमसे कल को कोई पूछता है कि यार ये जो एक्स वाला सिग्नल है ना, इसकी पावर भी बता दो मुझे, एक्स की ही पावर बता दो और सब तो छोड़ो। तो अगर आप बोल रहे हैं कि ये सिग्नल और ये सिग्नल बराबर है ना, मैं तो बोल नहीं रहा हूँ, आप ही लोग बोल रहे हो कि ये बराबर है दोनों, तो अगर ये दोनों बराबर है तो इसकी पावर कैसे निकालोगे जरा मुझे बताना। क्या जितने भी सिग्नल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे सिग्नल्स आपस में ऑर्थोगोनल है या नहीं? जितने भी सिग्नल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या सारे के सारे सिग्नल्स आपस में ऑर्थोगोनल है या नहीं? अगर सारे के सारे सिग्नल्स आपस में ऑर्थोगोनल हो गए तो मुझे बस इतना बता दो कि ये ऑर्थोगोनल होने की वजह से सबका इंडिविजुअल पावर निकाल के ऐड कर दें या कुछ और करें? इंडिविजुअल पावर निकाल के ऐड कर देते हैं। R0² R1² by 2, इंडिविजुअल अभी अभी आपने निकालना सीखा। R2² by 3, R3² by 3 एंड सो ऑन। लिख सकते हैं ना ऐसा? देखो थोड़ा बहुत आपको याद होगा कि जब भी किसी सिग्नल की आप पावर कैलकुलेट करते हैं या उसकी मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो सिंबल ऐसे ही लिख देते हैं। अच्छा उसको 2 कर लो यार। ये पूछ रहे हो कि इसको 3 क्यों लिख दिया? इसीलिए लिख दिया कि मैं चेक कर रहा था कि आप लोग सो तो नहीं रहो, कोई मेरी पीछे वो वॉच तो नहीं देख रहा। कल एक कोई बोल रहा था सर आपकी घड़ी 10 मिनट फास्ट है, इसका मतलब बाकी लोग सो रहे थे जिसने बताया उसको छोड़ के। बाकी लोग भी जग रहे हो। चलो अच्छा देखो यार इसको, ये सिंबल समझ पा रहे हो या नहीं?
ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना? अरे वो टेबल इधर उधर हो जाती है तो वॉच अपने आप छुप जाती है ना। तो देखो सुबह से शाम तक पढ़ाना रहता है तो क्या क्या देख के पढ़ाएं बताओ, वॉच देख के पढ़ाएं या सामने तुम लोगों को देख के? ठीक है, चलो अच्छा ये सिंबल बताओ, ये सिंबल बताओ, फिर आते हैं वॉच का डिस्कशन करते हैं थोड़ी देर में। ये सिंबल बताइए, ये सब लोग समझ पा रहे हैं? ऐसे तो निकालते हो ना यार पावर। पावर निकालने का मतलब क्या है, इस वेव फॉर्म की मीन स्क्वायर वैल्यू ही तो निकाल रहे हो। तो मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर लिखा और बाहर आपने क्या लगा दिया, बार का सिंबल। ठीक है, तो मुझे आरएमएस वैल्यू बता सकते हो क्या एक्सटी की? कोई मुझे एक्सटी की आरएमएस वैल्यू बता सकता है क्या? देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के है। आ गया ना सब कुछ समझ में? दोनों को लिंक कर लिया, टाइम डोमेन और फूरियर सीरीज को आपस में लिंक कर पा रहे हो? अच्छा, अच्छा एक बात, लास्ट लास्ट पॉइंट इसमें और सुनो फिर आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट और सुनो, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं कल को, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं कि एक नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल है और मुझे इसकी आरएमएस वैल्यू बता दो अप टू थर्ड हार्मोनिक, मुझे इसकी आरएमएस वैल्यू बता दीजिए अप टू थर्ड हार्मोनिक, तो क्या बताओगे आंसर? बोलो, आंसर क्या बताना पसंद करोगे? अप टू थर्ड हार्मोनिक है क्वेश्चन। नहीं बताना पसंद करोगे? 3 के बाद वाले रिमूव कर देंगे, 3 के बाद वाले, हाँ जो लिखा हुआ है वो डॉट, हाँ डॉट रिमूव कर दीजिए, हाँ सही बात है राहुल, डॉट इसमें से रिमूव कर देंगे। तो मैं यहाँ पे जस्ट एक चीज आपसे ये पूछना चाह रहा था, एक चीज मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर, सुन लो जरा मेरी बात, अगर मैं इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ हार्मोनिक्स नहीं लेता हूँ, इन केस, इन केस मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ हार्मोनिक्स नहीं लेता हूँ, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे? फिर तो बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, है ना? तो ये थोड़ी सी क्लैरिटी रखना, थोड़ी सी क्लैरिटी रखना कि अगर कंप्लीट आरएमएस वैल्यू पूछे तो इनफाइनाइट तक जाना, और अगर पूछता है कि थर्ड हार्मोनिक तक बता दो, सेकंड तक बता दो, 5 तक बता दो, 4 तक बता दो, तो वहीं तक जाके रुक जाना। हाँ अप टू थर्ड हार्मोनिक तक में आर नॉट भी आएगा यार। पावर अप टू थर्ड हार्मोनिक पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब यहां से वो शुरू करेगा, 0 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से शुरू करेगा, 3 ओमेगा नॉट तक जाएगा, जीरो पे आएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा विवेक ने, तो सब लोग सुन लो यार। अगर अप टू थर्ड हार्मोनिक पावर पूछ रहा है सिग्नल की या आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है, तो आर नॉट भी इंक्लूडेड रहेगा, बिकॉज आर नॉट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एक्सटी। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है ना, पांचवें हार्मोनिक के बाद नेग्लिजिबल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। एमएसवी का मतलब मीन स्क्वायर वैल्यू, एमएसवी का मतलब होता है मीन स्क्वायर वैल्यू, मतलब पहले स्क्वायर कर दिया इस सिग्नल का, फिर इसका मीन कैलकुलेट कर लिया, उसी को आप बोलते हैं पावर ऑफ द वेव फॉर्म, उसी को बोलते हैं वेव फॉर्म की पावर। ठीक है, चलो तो होपफुली सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। एक बार मैं फटाफट रिपीट कर देता हूँ सारी चीजें, सुन लो। दो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई, क्या पूछ रहे हो शिवम? हाँ पावर इज R1² by 2, हाँ R1² by 2 ही तो लिखा है, ये देखो ना, ठीक तो है। फर्स्ट हार्मोनिक को फंडामेंटल हार्मोनिक इसलिए बोला क्योंकि जो फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है देखो वो कैसी है, फंडामेंटल है या नहीं है, चेक करो, इसीलिए बोला। चलो देख लो यार एक बार ये दोनों पॉइंट देख लो फिर आगे चलते हैं ना, तो ये काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन एक और हो गया। चलो ये सब तो छोड़ो, ये सब भूल जाओ, है ना, बस यहाँ से शुरू करते हैं, इसके पहले जो डिस्कशन हुआ वो सब भूल जाओ, यहाँ से शुरू करते हैं कि यार ये दिया होगा तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लिख सकते हैं दोनों।
इसी को बस थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया, एक्सपैंड करके जो गिब्स कल सवाल पूछ रहा था उसका जवाब दे दिया कि भाई तुम इसके फ्रीक्वेंसी पूछ रहे थे, ये रही इसकी सारी फ्रीक्वेंसी, जो मर्जी चाहे इसमें से ले लो। तो वही हम लोगों ने उसको डिफाइन करने की कोशिश की कि फर्स्ट हार्मोनिक का ये हो जाएगा, सेकंड का ये हो जाएगा, और एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमने देखा यहाँ से कि साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल एक सिंगल फ्रीक्वेंसी कंटेन करेगा, बट नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल विल कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज ऑलवेज। ठीक। कुलदीप पूछ रहे हैं वाई कांट वी कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू डायरेक्टली। कहां से? ये टाइम डोमेन सिग्नल से, टाइम डोमेन सिग्नल से बोल रहे हो क्या? a² by 3 a/√3। बोलो भाई कुलदीप। पावर कैन बी कैलकुलेटेड, हाँ कर सकते हैं, टाइम डोमेन से भी निकाल सकते हो। वही मैंने बताया ना, ये दोनों बराबर कब होंगे। अब देखो यहाँ पे सिग्नल में बार बार ये इसलिए ले चल रहा हूँ, इसका सिग्निफिकेंस बाद में बताऊंगा। आप ये लिख सकते हो, अगर ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज होंगी तो इसकी वैल्यू भी a/√3 आ जाएगी। इसका सबको पता होगा ना आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू इसका तो सबको पता होगा ना, सॉ टूथ का a/√3 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं दोनों को बराबर, पर मैं a/√3 नाम नहीं ले रहा हूँ अभी ना, ये बाद में लेंगे नाम वगैरह। अभी के लिए समझो, ये टाइम डोमेन का जो भी होगा बराबर करके लिख लेंगे। क्या यहाँ तक सब समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन में समेशन में दिया है, तो अगर लिमिट वहां, एक टाइम पे यार एक ही लोग सवाल पूछो। समीशन में जो 1 से इन्फिनिटी तक रेंज एन जा रही, हाँ ठीक है, इन्फिनिटी से 1 से इन्फिनिटी तक जा रही, हाँ ठीक बात है। तो उसमें पूछना क्या चाहते हो? कैन वी से एज अ डेफिनेशन ऑफ हार्मोनिक इज अ मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल frequency? Yes, Sudeep, we can say that harmonics are nothing but sinusoids of frequencies having multiple of fundamental frequencies. आगे बढ़े? तो कुलदीप का कोई जवाब नहीं आ रहा है। कुलदीप सिर्फ चैट में बात कर रहे हैं, मतलब इसमें क्वेश्चंस में बात कर रहे हैं, शायद उनको सामने आना पसंद नहीं है। चलो ठीक है कुलदीप, हाँ कर सकते हैं, लिख सकते हैं यार कुलदीप, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया ना, इसको आप लिख सकते हो, a/√3 कर लो, बराबर कर लो, दोनों को कर सकते हैं। मगर यहाँ पे साइनोसॉइड्स इनफाइनाइट लेना पड़ेगा। पर मैं ये कह रहा हूँ ना, मेरा सवाल ये आप लोग नहीं समझ रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, इसका इसका जो आरएमएस वैल्यू है वो a/√3 है। समझो जरा बात को। कुलदीप क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं सर a/√3 क्यों नहीं लिख दिया डायरेक्टली। मैं कह रहा हूँ ठीक है, ये a/√3 ले लो, पर अगर मैं ये पूछता हूँ कि व्हाट विल बी द आरएमएस वैल्यू अप टू थर्ड हार्मोनिक, तब कैसे बताओगे? अप टू थर्ड हार्मोनिक की वैल्यू तो a/√3 नहीं आएगी ना। समझ रहे हो बात को? टोटल तो मैं भी मान रहा हूँ a/√3 होगी, पर अप टू थर्ड हार्मोनिक, अप टू फोर्थ हार्मोनिक भी तो बताना आना चाहिए, तो इसलिए ये मैंने आपको समझाया। डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस ऑफ टाइम डोमेन नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल। स्पीड तो सही चल रही है ना क्लास की, या थोड़ा और फास्ट या स्लो करना है? एक बार बता दो जरा, स्पीड ठीक है? ठीक है, चलो देखो, चलिए देखिए, ठीक है। तो अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, आप चलो ध्यान से सुनो, आ जाओ इस पे। फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस ऑफ टाइम डोमेन नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करी कैसी जाए?
देखो हम लोग फूरियर सीरीज इस पॉइंट ऑफ व्यू से चल पढ़ रहे हैं कि अपना कम्युनिकेशन का भी पर्पस सर्व होना चाहिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पर्पस सर्व होना चाहिए, और सिग्नल का तो होना ही चाहिए। और अगर फूरियर सीरीज पूरा पढ़ने के बाद 10 में से सॉरी हाँ 10 में से 9 क्वेश्चन में अगर आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ी, इसका मतलब आपने फूरियर सीरीज ढंग से मुझसे पढ़ा नहीं। एक क्वेश्चन में तो मैं मान सकता हूँ चलो पेन उठाना पड़ जाएगा आपको, पर 10 में से 9 क्वेश्चन में आपको अगर पेन उठाने की जरूरत पड़ गई तो इसका मतलब आपने फूरियर सीरीज क्लास में पढ़ी नहीं ढंग से। तो ये मत बोल देना कि सर पेन तो वैसे ही नहीं उठाते हैं, पढ़ते ही नहीं है तो पेन उठाएंगे कहाँ से। तो ये तो वैसे भी होने ही वाला आने वाले टाइम पे कि तो ये कौन सी नई बात है सर हमारे लिए पेन ना उठाना, वो तो हम काफी पहले भूल चुके हैं। चलो ओके, सो व्हाट वी वांट टू डू, इसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करना चाहते हैं। अब फिर से थोड़ा सा फोकस्ड हो जाओ और मेरे 2-3 सवालों का जवाब दो। थोड़ा सा फोकस्ड हो जाइए और मेरे 2-3 सवालों के जवाब दीजिए। -53, ये दोनों इक्विवेलेंट है। ये सब लोग इस पे राजी हो, हैं सब लोग इस पे राजी। अब देखो बाय डिफॉल्ट रियल मान के चल रहे हैं ना, सारे सिग्नल रियल हैं। चलो सब लोग इस पे राजी हैं, इस बात के लिए हम लोग राजी हैं, ठीक है। चलो अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है, तो पहला जवाब इसको देख के नहीं बता सकते, इसके पास जाओगे तो आप बोल रहे हो कि ओमेगा नॉट प्रेजेंट है, 2 ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट एंड सो ऑन। मैं आपको कुछ सिचुएशन देता हूँ। सपोज सपोज आपने R1 कैलकुलेट किया, समहाउ ये जीरो आ गया। आपने R3 कैलकुलेट किया, समहाउ ये जीरो आ गया। आपने R5 कैलकुलेट किया, समहाउ ये जीरो आ गया। कैसे आया वो बाद में चर्चा का विषय बनेगा। मान लेते हैं इन केस ये जीरो आ गया। R4 कॉस, पहले समझो है ना। अभी मैं जवाब नहीं मांग रहा हूँ, इवन ऑड ये सब छोड़ो। अभी अभी इवन ऑड की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। एक बहुत ही फंडामेंटल चीज समझो तो आपको कभी फ्रीक्वेंसी में गड़बड़ नहीं करोगे। देखो जरा, बहुत ध्यान से सुनिए। व्हाट इज R1? R1 इज ऑल्सो ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट, यस और नो? व्हाट इज R1? ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑब्वियसली। तो अगर तो R1 जीरो हुआ, अगर तो R1 जीरो हुआ, तो क्या ये अपने साथ साथ इसको भी ले जाएगा या नहीं ले जाएगा? बोलो, अगर R1 जीरो हुआ तो ये अपने साथ साथ इसको भी ले जाएगा या नहीं ले जाएगा? ले जाएगा, ले जाएगा। अगर तो R3 जीरो हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो R3 जीरो होने का इफेक्ट क्या दिखेगा? ये तो जाएगा ही जाएगा, इस पूरे को लेके चला जाएगा। अगर तो R5 जीरो हो गया तो क्या करेगा? हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो इसको भी ले डूबेगा ये। तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहां से आप ये समझिए, क्या अगर ये R1 जीरो है तो आप ये बता सकते हैं क्या कि ओमेगा नॉट वाली फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होगी या एब्सेंट होगी? अगर R1 जीरो है तो ओमेगा नॉट वाली फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होगी या एब्सेंट होगी? एब्सेंट होगी। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अगर तो R3 जीरो हो गया, ध्यान से सुनिए, अगर R3 जीरो हो गया तो मुझे बताओ क्या ये 3 ओमेगा नॉट वाली फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होगी या एब्सेंट होगी? रह तो नहीं पाएगी है ना, क्योंकि वो साइनोसॉइड ही एब्सेंट हो गया। अगर तो R5 जीरो हो गया तो मुझे बताइए ये वाला कंपोनेंट बचेगा या चला जाएगा? चला जाएगा। तो क्या यहां से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, अगर मैं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो क्या मुझे ये फूरियर सीरीज लिखने की जरूरत है, या सिर्फ Rn के बेसिस पे ही मैं बता सकता हूं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होगी, कौन सी एब्सेंट होगी? अगर मुझसे क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछता है कि सिर्फ फ्रीक्वेंसी बताओ, ना तो मुझे एम्पलीट्यूड चाहिए, ना तो मुझे
आरएमएस वैल्यू चाहिए, ना तो मुझे पावर चाहिए, ना तो फेज चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे बस फ्रीक्वेंसी से मतलब है कि इसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है। तो बस मुझे ये बता दो, उसके लिए ये पूरा जितना आपने यहाँ पे लिखा है ये पूरी कहानी लिखने की जरूरत है, या सिर्फ आर एन के बेसिस पे बता सकते हो? बोलो यार, समझ नहीं पा रहे हो इसका मतलब तुम लोग? इसका मतलब इसकी गहराई आप नहीं समझ पा रहे हो समझ? देखो डिफरेंस समझो, डिफरेंस समझो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिफरेंस समझिए जरा। अरे कुछ भी जीरो कर लो श्री, ये मैंने समझाने के लिए जीरो कर दिया, कुछ भी कर लो आप। मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। अब मैं आपको दो सिनेरियोज देता हूं। आपके पास ये सिग्नल है, ध्यान से सुनो सब लोग, ये सिग्नल है। मैं बोलता हूं कि इसके मुझे फर्स्ट हार्मोनिक का एम्पलीट्यूड बता दो, इसके मुझे सेकंड हार्मोनिक की पावर बता दो, इसके मुझे थर्ड हार्मोनिक का एम्पलीट्यूड बता दो। तो क्या आपके पास फूरियर सीरीज लिखने के अलावा कोई दूसरा चारा है? सुनो, पहले जो बता रहा हूं वो सुनो। अगर मैं बोलता हूं कि ये सिग्नल ले लो और इसका बता दो थर्ड हार्मोनिक का एम्पलीट्यूड, फिफ्थ हार्मोनिक का पावर, या फिर कुछ भी, है ना, तो फूरियर सीरीज के बारे में थोड़ा सा विजुअलाइज तो करना पड़ेगा। ठीक है। और मुझे आप ये बता दीजिए, अगर अगर मैं सिर्फ फ्रीक्वेंसी में इंटरेस्टेड हूं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी में इंटरेस्टेड हूं, तो ये पूरी कहानी लिखने की जरूरत है क्या? बोलो। नहीं, किससे काम चल जाएगा? आर एन से। सो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, वो स्टेटमेंट आप मुझे बताएंगे ठीक है या नहीं। ये है अंडर रूट ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, एंड ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो सम फंक्शन ऑफ एन ओमेगा नॉट, क्योंकि जो है ए एन और बी एन एन ओमेगा नॉट के फंक्शन थे, और यहाँ पे भी एन को आप वन से ज्यादा ही ले सकते हैं। चलिए, तो मैं यहां से बोल रहा हूं द फ्रीक्वेंसी components absent in x of t non-sinusoidal periodic signal will be will be the harmonics for which Rn equal to 0। कितना सीधा सीधा सिंपल सा स्टेटमेंट है, बात सही? बोलो यार, ये समझ पा रहे हो या नहीं? हार्मोनिक्स फॉर विच आर एन इक्वल टू 0, यस, यस और नो? तो आपको सिंपल सा काम क्या करना है, जब भी फ्रीक्वेंसी की बात हो, पढ़ क्या रहे थे, देखो जरा टॉपिक, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस ऑफ टाइम डोमेन नॉन साइनो। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस कैसे करोगे? जाहिर सी बात है, क्या करेंगे, इसको आर एन कैलकुलेट करके चेक कर लेंगे, आर एन को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, एन की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। आर एन को इक्वल टू 0 करेंगे, एन की वैल्यूज निकाल लेंगे, देखेंगे एन जहां जहां पे 0 होगा वो वाली फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट्स आपके क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे। इसी को अगर आप थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो ग्राफ व्राफ बना के समझ लो। बात वो भी यही कहना चाह रहा है, बात वो भी यही कहना चाह रहा है कि ये ले लीजिए आप ग्राफ, एक्स टी वर्सेस टी, 0 टी नॉट, इसकी मैं जानना चाहता था फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं इसके फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाने का मन बना चुका हूं, तो मुझे कहीं और नहीं जाना चाहिए बल्कि आर एन वर्सेस एन ओमेगा नॉट का ग्राफ प्लॉट कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए ना। तो आप देखो एन ओमेगा नॉट का फंक्शन है ही है, यहाँ पे आप एन की वैल्यूज ही पुट कर सकते हैं। तो अगर आप एन की वैल्यूज पुट करोगे तो ऑब्वियसली ये तो बनेगा 0 ओमेगा नॉट, एन तो इंटीजर ही है, 1 ओमेगा नॉट, 2 ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट। एन की वैल्यू पॉजिटिव ही रख सकते हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या फिर 0। तो यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स में बना सकता हूँ, ऐसे कुछ कॉम्पोनेंट्स आ जाएंगे, यहाँ पे कुछ आ जाएगा, यहाँ पे कुछ आ जाएगा, जहाँ पे कॉम्पोनेंट नहीं आएगा वो एब्सेंट हो जाएगा, है ना। मान लो 3 पे कॉम्पोनेंट नहीं आता तो वो एब्सेंट हो जाता है, पर मैं बना देता हूँ पिक के लिए।
आया ना सबको समझ में ये? सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दिस आर एन इज नथिंग बट इट इज रिप्रेजेंटिंग इक्विवेलेंट फोरियर डोमेन, सॉरी फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल। ऐसा बोल दे तो सही रहेगा बोलना? बोलो। ऐसा बोल सकते हैं ना, आर एन ही तो निकालना, आर एन निकाल के प्लॉट कर लो, आर एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, जो मन में आए वो कर लो। ठीक है। मनवेंद्र श्रीवास्तव बोल रहे हैं क्वाइट लेंदी प्रोसेस। तो शॉर्टकट है कोई आपके पास तो बता दो। क्या शॉर्टकट है बताना जरा। सिमेट्री देखोगे? ये कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है, लेंदी प्रोसेस मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो यहाँ पे, जनवरी में दोगे ईएससी का प्रीलिम्स, जून में दोगे ईएससी का मेंस, अगर तो प्रीलिम्स निकला तो मान लेते हैं कि चलो निकल जाएगा, नवंबर में दोगे इंटरव्यू, जनवरी में आएगा रिजल्ट, एक साल बाद आएगी ज्वाइनिंग। आपने 2017 से चालू किया, कितना हो गया 2019। अगर सब कुछ ठीक रहा तो, अगर खुदा ना खास्ता सब कुछ ठीक रहा तो ये होता है लेंदी प्रोसेस। ये जो पढ़ रहे हो ना ये लेंदी प्रोसेस नहीं है, इसको नहीं पढ़ोगे ना तो ये प्रोसेस ज्यादा लेंदी हो जाएगा। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है? अगर खुदा ना खास्ता सब कुछ ठीक रहा, भगवान की दया रही, तब तो जाके 17 से अगर शुरुआत की तो कहीं जाके 19 में कुछ हला भला होगा। तो अगर ये लेंदी प्रोसेस आपने नहीं सीखा तो कहीं ये प्रोसेस ज्यादा लेंदी ना हो जाए। अक्टूबर में क्या रिजल्ट, कब ज्वाइनिंग? सेंस ऑफ ह्यूमर सर का कमाल का है। ठीक है चलो कंसेप्ट सीखो ना यार, लेंदी क्या होता है? लेंदी तो मुझे नहीं समझ में आता क्या लेंदी। सवाल तो अभी मैं कराना बता ही नहीं रहा हूँ ना, या तो कहो क्वेश्चन ही करवा दो डायरेक्ट, बोलो। हाफ वेव सिमेट्री बता दूं, दो चार सिमेट्री बता के क्वेश्चन करवा देता हूँ, वो ठीक रहेगा? क्रिएट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे मैं नहीं बनाता हूँ यार। देखो पर्पस क्या है, देखो पर्पस मैं इनिशियली आपको बता चुका हूँ। पर्पस ये पढ़ने का है, पर्पस पढ़ने का है कि हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पर्पस सर्व होना चाहिए, कम्युनिकेशन का पर्पस सर्व होना चाहिए, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में गेट जैसे एग्जाम्स का पर्पस सर्व होना चाहिए। गेट के एग्जाम में मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूंगा कि आप हाफ वेव सिमेट्री लगाने के बाद भी क्वेश्चन को नहीं लगा पाओगे। तो मैं ऐसा क्वेश्चन आपको अभी दे सकता हूँ, अगर आपको सिमेट्री की बहुत नॉलेज है तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप तब भी हार्मोनिक्स नहीं बता पाओगे उसके। ठीक है। तो देख लो यार कौन सा प्रोसेस लेंदी कराना चाहते हो, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा लेंदी हो जाए तो चलेगा, है ना? चलो तो मैं कहाँ पे था, यहाँ पे कहीं था। अब मेरे कहने का मतलब ये, यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो, आर नॉट लिख सकते हैं, आर वन लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, आर थ्री लिख सकते हैं, आर फोर लिख सकते हैं, है ना? अब देखो अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 10 में से 9 क्वेश्चन में आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, इसका मतलब ये सारे के सारे प्रोसेसेस कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट होंगे। हाँ लगभग 7-8 महीने ज्वाइनिंग आते आते लग जाती है। ठीक है चलिए, तो यहां तक सब लोग समझ पा रहे हैं अगर सारी बातें? तो देख लो मैंने अभी अभी क्या समझाया, मैंने बताया फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस ऑफ टाइम डोमेन नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल। जब भी आपको नॉन साइनोसॉइडल टाइम डोमेन पीरियोडिक सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करना हो, आप सिंपली आर एन कैलकुलेट करिए, या तो डायरेक्टली आर एन से एनालिसिस कर लो, डायरेक्टली आर एन से कर लो एनालिसिस तो भी काम चल जाएगा। अगर ग्राफ बनाने का मन है तो ग्राफ बना के कर लो, जो कंपोनेंट एब्सेंट हो रहा होगा उसको हटा देना। चलो यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, फिर मैं आगे की चीजें आपको समझाता हूँ एक एक करके। यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए,
फिर मैं आपको समझाता हूँ इसके आगे की चीजें। हाँ, रवि कुछ पूछ रहा है, व्हाट इफ कॉस, ये कैसा क्वेश्चन है यार? व्हाट इफ कॉस, उसके आगे क्या मैं अपने मन से समझ लूं? चलो क्वेश्चन पूछो। चलो यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको ये कहानी क्लियर है। आगे चलते हैं। डीसी कंपोनेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? बताया तो मैंने, कोई भी सिग्नल वेव फॉर्म होती है, निकालते हो इसकी एवरेज वैल्यू या नहीं? नेटवर्क वगैरह कभी पढ़ा है? कभी नेटवर्क पढ़ा है? तो नेटवर्क में क्या कैलकुलेट करते हो? मैं बोलता हूँ इसकी एवरेज वैल्यू निकालो, तो क्या करोगे? ऐसे तो निकालते हो एवरेज वैल्यू। यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही तो ए नॉट है, और क्या है? व्हाट इज दिस? डीसी कंपोनेंट ऑफ दिस वेव फॉर्म। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं कौन सा कुछ अलग बोल रहा हूँ? नेटवर्क में या सिग्नल में जब पढ़ते होगे तो डीसी वैल्यू या एवरेज वैल्यू निकालते हो ना सिग्नल की, तो यही फॉर्मूला तो लगाते हो। तो मैं भी तो वही बता रहा हूँ। चलो, यहां तक होपफुली सबको पॉइंट्स क्लियर हो गए कैसे क्या करना है। तो व्हाट इज द टेक अवे टिल नाउ? व्हाट इज द टेक अवे? कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा हार्मोनिक्स बताइए, फ्रीक्वेंसी बताइए, एम्पलीट्यूड बताइए, जो भी पूछेगा वो सारा का सारा आर एन उसके लिए जिम्मेदार होगा। आप एक बार आर एन कैलकुलेट कर लीजिए, बाकी सारी चीजें इवेंचुअली आप निकाल सकते हैं। सो नो नीड टू राइट द फूरियर सीरीज ईच एंड एवरी टाइम अंटिल एंड अनलेस इट इज आस्क्ड। जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए कि फूरियर सीरीज लिख के बताओ, तब तक जरूरत नहीं लिखने की। आर एन निकालो, वहीं से सारे काम चल जाएंगे। ठीक? फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी सब बता देगा आर एन आपका। चलो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन इज complete set of complete set of mutually orthogonal harmonically related complex exponentials exponentials। ठीक है, आज डिस्कस करते हैं लास्ट में, है ना? चलो, तो मैं यहाँ पे एक सेट आपको देता हूँ, e to the power jn omega naught t, where you can start from n minus infinity to infinity। ठीक है? चलो, तो इसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा? ऐसा कुछ। तो मैं बोल रहा हूँ कि दिस पर्टिकुलर सेट रिप्रेजेंट्स द कंप्लीट सेट ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हार्मोनिकली रिलेटेड कॉम्प्लेक्स साइनोसॉइड। ऐसा कुछ मैंने बोल दिया, और एन को मैंने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी वैरी करा दिया। तो यहाँ पे आप मुझे इंश्योर करके बता सकते हैं कि ये कंप्लीट सेट ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल साइनोसॉइड है या नहीं इन 0 to 2 पाई बाई ओमेगा नॉट? कैसे इंश्योर करोगे? कैसे इंश्योर करेंगे? दो डिफरेंट का इनर प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? जीरो। सेम का क्या आना चाहिए? नॉन जीरो। इंश्योर करके बताइए, इंश्योर करके बताओ। दो डिफरेंट का जीरो आना चाहिए, सेम का नॉन जीरो आना चाहिए। आ रहा है सबका? चलो मैं ये दोनों डिफरेंट ले लेता हूँ। ये दोनों डिफरेंट है ना? लेते हैं इनका इनर प्रोडक्ट, e to the power j omega naught t, e to the power minus j omega naught t dt। तो यहां से देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कहां आया जीरो? तो डिफरेंट का जीरो आना चाहिए था ना, कहां जीरो आया? तब कैसे बोल रहे हो जीरो आ जाएगा? कॉन्जुगेट, यस। तो ये तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था ना। मैंने क्या बोला था? एक सिग्नल दूसरे का कॉन्जुगेट। यही तो बात हुई थी अपनी कल, कि अगर कोई भी दो सिग्नल आप ले रहे हैं, ये सिग्नल आपने लिया, ये सिग्नल लिया, तो किसी एक पे कॉन्जुगेट भी तो लगाओगे।
तो अगर आपने कॉन्जुगेट लगाया तो देखो फिर अब जीरो हो ही जाएगा, जीरो से 2 पाई/ओमेगा नॉट e⁻j2 ओमेगा नॉट t, किसी को भी कर लो। अब इसको एक्सपैंड कर ही लोगे, cos 2 ओमेगा नॉट t j sin 2 ओमेगा नॉट t, ये आ गया जीरो, है ना। सेम का करके देखते हैं, तो सेम में मैं इसी को उठा लेता हूँ, ये हो गया e⁻j ओमेगा नॉट t का कॉन्जुगेट, है ना। कॉन्जुगेट तो आपको लगाना ही लगाना है हर बार। अब वो कॉन्जुगेट का कोई फर्क ना पड़े वो बात अलग है, पर यहाँ तो फर्क पड़ ही जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्जुगेट की वजह से 1 बचेगा, जो भी आएगा नॉन जीरो। मतलब आप बोल सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो अ कंप्लीट सेट ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हार्मोनिकली रिलेटेड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स, है ना, बोल सकते हैं। फिर से वही बात हो जाएगी, अगर आपके पास कंप्लीट सेट आ गया और मैंने ऐसा कोई सिग्नल दे दिया, ऐसा कोई सिग्नल ले लिया मैंने, एक दूसरा कंप्लीट सेट आपके पास आ गया, ये है आपका सिग्नल, सपोज 0 t0। तो अगर आपको कंप्लीट सेट मिल ही चुका है तो आपको करना क्या है, इसको इक्विवेलेंटली कैसे लिखोगे, व्हाट इज द कंप्लीट सेट, द सेट इज समथिंग लाइक दिस, e⁻j2 ओमेगा नॉट t, e⁻j ओमेगा नॉट t, 1 e⁻j ओमेगा नॉट t, e⁻j2 ओमेगा नॉट t, एंड सो, ऐसे ही कुछ है ना। चलो क्या करें इसको लिखने के लिए, वेटेड लगा दें और क्या। अगर देखो कंप्लीट सेट ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कॉम्प्लेक्स साइनोसॉइड्स मिल गए तो आपको क्या लगाना, वेट ही तो लगाना है, और क्या करना है। कल सीखा था ना कि अगर आपके पास कंप्लीट सेट आ जाए तो वेट लगा दो। वेट लगाने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, वेट लगाने का तरीका सी के फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कुछ ऐसा लिख देता हूँ, c-2, ये मैं वेट लगा रहा हूँ, है ना, ये तो सेट था। अब अगर मुझे एक्स टी और सेट को कंबाइन करना है तो मुझे कुछ इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, c-1 e⁻j ओमेगा नॉट c0 c1 c2 एंड सो ऑन, लिख सकते हैं। अब इसको मैं क्या करता हूँ, कंबाइन कर लेता हूँ। तो यहां से एक और चीज पता चल गई कि आप अगर चाहें तो ऑल्टरनेटिवली ऐसा भी लिख सकते थे एक्स ऑफ टी को। आ गया सबको समझ में, इसको क्या बोलते हो आप लोग, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज। तो ये भी फूरियर नहीं बताया था उसको, उसने उसको दो सेट बताए थे, उसने कहा जो मर्जी है ले लो, दोनों से सब कुछ सेम मिलेगा। उसने बोला ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करना है कर लो, क्योंकि उसने दो सेट ढूंढ निकाले। कल को आप कोई सेट ढूंढ निकालो तो आप उसको एक और बता देना कि ऐसे भी कर सकते हो ब्रेक करके। पर फूरियर ने दो निकाल के दिए हमको, फूरियर ने हमको दो निकाल के दिए, एक कंप्लीट सेट दिया ये वाला, एक जो कल पढ़ रहे थे, ठीक है। नहीं, इसके बाद एक्सपोनेंशियल ही है अश्विनी, एक्सपोनेंशियल ही पढ़ना है यार, है ना, इन दोनों को आपस में फिर कनेक्ट करना है ना। तो क्वेश्चन हम लोग अभी एक साथ करेंगे सारे, पहले एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लेना, तो क्वेश्चन तभी तो फटाफट कर पाएंगे रिलेट करके। चलो ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया, यस, ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। तो देखो अभी आपके पास कितने फूरियर सीरीज आ गए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, अगर एक्स टी रियल है तो आप उसका पोलर कन्वर्ट कर सकते हैं, और तीसरा ये आपने कैलकुलेट कर लिया। तो अगर तीनों ही चीजें सेम सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अगर तीनों ही चीजें सेम सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो इनमें आपस में भी तो कोई रिलेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए कोई ना कोई रिलेशन। तो वो रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इनके बीच रिलेशन है क्या। अच्छा, यहाँ से आप सी एन वगैरह की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट कर लेना, ये मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, सिमिलर तरीके से कैलकुलेट कर लेना, ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं। एंड इट इज 1/t0 एक्स टी डी टी फॉर एन इक्वल टू 0। ओके, तो ये सी एन का फॉर्मूला कैसे करोगे, इसको एक्सपैंड कर लेना, e⁻j n ओमेगा नॉट से मल्टीप्लाई करना, t0 0 से t0 इंटीग्रेट करना, तो अपने आप आपका सी एन और सी नॉट निकल के आ जाएगा। कर लोगे ना इसको, या बताने की जरूरत है, जैसे ए एन बी एन में कर रहे थे ना वैसे ही करना है बिल्कुल। बोलो यार एक बार, कर लोगे ना इसको।
ठीक है, तो ऐसा हमने लिख लिया। अब मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये एक्स ऑफ टी आपका सेम ही नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल है, तो सारे के सारे रिप्रेजेंटेशंस कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए या नहीं? सारे रिप्रेजेंटेशन सेम होने चाहिए। इसका मतलब ये जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स हैं, इनके बीच में भी आपस में कोई ना कोई रिलेशन तो एग्जिस्ट करना ही चाहिए। तो वो रिलेशन देखते हैं कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैंने देखा यहाँ पे, ये था 1/T0, 0 से T0, एक्स टी ई पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। चलो इसको मैं लिख देता हूँ 1/T0, T0 ई पावर जे थीटा को मैं लिख देता हूँ कॉस थीटा साइन थीटा। So this becomes cos n omega naught t dt minus 1/T0 xt sin n omega naught t dt। j भी आ जाएगा ऑब्वियसली, तो j भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ये बताना किसी को दिख रहा है क्या क्या लिखा हुआ है? बोलो अगर किसी को दिख रहा है। an नहीं, an/2 है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है। सो व्हाट इज दिस? an/2। an का फॉर्मूला क्या था? 2/T0 था ना, तो यहाँ पे तो 1/T0 है, सो इट इज an/2। ये bn/2, तो सब आपस में लिंक भी हो गए। अब ये सब आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सी माइनस एन कोई मुझे बता सकता है क्या? बोलो सी माइनस एन, प्लस लगा देते हैं। वेरी गुड, हो गए सब आपस में लिंक भी हो गए। अगर ए एन बी एन कल को पता चल गया तो सी एन निकाल लेंगे, सी एन पता चल गया तो कंपेयर करके ए एन बी एन निकाल लेंगे, सारे आपस में कनेक्ट भी हो गए। ठीक, ठीक है। चलो फिर से वही कंडीशन लगाता हूं, लेट एक्स टी इज रियल। एक्स टी को मान लेते हैं रियल, तो अगर एक्स टी रियल हो जाएगा तो ए नॉट ए एन बी एन ये तीनों हो गए रियल, हो गए ना रियल। चलो अगर ये दोनों तीनों रियल हो गए, अब आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो नहीं लिख सकते हो, यहाँ पे देखने में भले लग रहा होगा कि सी एन और सी माइनस एन कॉन्जुगेट है, पर यहाँ पे नहीं लिख सकते हो क्योंकि ए एन बी एन पता नहीं ना रियल है या कॉम्प्लेक्स है। समझो बात को। अगर आप यहाँ देख के लिखना चाह रहे हो कि सी एन इज इक्वल टू सी माइनस एन कॉन्जुगेट, तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा अनटिल एंड अनलेस आप एक्स टी का रियल होना इंश्योर ना कर लें, क्योंकि पता नहीं है ए एन बी एन कैसा है। अगर ए एन बी एन कॉम्प्लेक्स होंगे तो हो सकता है रिलेशन ही इनवैलिड हो जाए ना। तो घूम फिर के हम लोग रियलिटी पे ही आ जा रहे हैं, मतलब एक्स टी को रियल मान ले रहे हैं। चलो अब देखो, आप भले लिख सकते हो ए एन बाई टू माइनस जे बी एन बाई टू, सी माइनस एन बिकम्स ए एन बाई टू प्लस जे बी एन बाई टू। अब तो सब रियल हो गए, अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ से पहला रिलेशन तो आप यही लिख सकते हैं कि सी एन इज इक्वल टू सी माइनस एन कॉन्जुगेट। मोर ओवर दूसरी चीज अगर आप नोटिस करने की कोशिश करेंगे तो ये सी एन कैसा है, रियल या कॉम्प्लेक्स? व्हाट इज दिस सी एन, रियल और कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स। तो क्या इसका मैग्नीट्यूड और फेज होगा या नहीं होगा? क्या इसका मैग्नीट्यूड और फेज होगा? बिल्कुल होगा। ए एन स्क्वायर बाई टू प्लस बी एन स्क्वायर बाई टू आर एन बाई टू। इसका एंगल माइनस टेन इनवर्स बी एन बाई ए, ये भी कॉम्प्लेक्स है। इसका मैग्नीट्यूड बताना, सेम आर एन बाई टू। फेज कितना आ जाएगा? फेज बताओ जरा। टेन इनवर्स बी एन बाई ए, है ना। तो एज लॉन्ग एज एक्स टी इज रियल, एज लॉन्ग एज एक्स टी इज रियल, आपने एक चीज इंश्योर कर ली कि मॉड सी एन इज ऑलवेज गोइंग टू बी मॉड ऑफ सी माइनस एन। दूसरी चीज आपने इंश्योर कर ली, एंगल ऑफ सी एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एंगल ऑफ माइनस सी एन। और यहां से एक चीज आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपका ए एन बी एन ये सब एन ओमेगा नॉट का फंक्शन है, तो मॉड सी एन विल ऑल्सो बिकम फंक्शन ऑफ एन ओमेगा नॉट। ये भी आपका एन ओमेगा नॉट का फंक्शन बन जाएगा, ये भी आपका एन ओमेगा नॉट का फंक्शन बन जाएगा। ठीक है।
इसके पहले वाला ये चेक कर लो। ठीक, ओके। Cn will be conjugate symmetric as long as xt is real, as long as xt is real, तभी इंश्योर कर पाओगे। ठीक है गौतम, यहां तक मुझे बताइए सब लोग समझ पा रहे हैं इस पॉइंट को या नहीं? यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर हैं सबके? एक बार सब लोग कंफर्म कर दीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को कि जो डिस्कशन हम लोग करना चाह रहे हैं। तो फाइनली देखो कंक्लूजन क्या निकला फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट का, कि जो एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज है, या सॉरी एक्सपोनेंशियल और कॉम्प्लेक्स इसको बोलेंगे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने लिख दिया। तो जो आपका एक्सपोनेंशियल या कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज है, उसमें आपको क्या क्या याद रखना है? सी एन याद रखना है। सी एन के बाद ये रिलेशन आपने निकाला, फिर आपने ये इंश्योर कर लिया कि अगर एस टी रियल था तो सी एन और सी माइनस एन का कॉन्जुगेट हमेशा क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और आपने दो चीजें और नोटिस कर ली कि ये भी होगा हमेशा, ये भी होगा, ऐसा कुछ कर सकते हैं ना? ठीक है यहाँ तक? चलिए, तो देखो अभी आपने एक स्टेटमेंट लिखा था, मैं उसी स्टेटमेंट को दोबारा से लिखता हूं। फ्रीक्वेंसीज एब्सेंट इन नॉन साइनोसॉइडल periodic signal xt is where the Rn becomes equal to 0। लिखा था अभी अभी आपने। यहां पे देखो आपने क्या बोला, Rn किसके इक्वल है? 2 टाइम्स मॉड सी है। तो यहां से देखो एक दूसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला। Rn निकालने का मन है तो Rn निकाल लो, और अगर Rn नहीं निकाल सकते हो तो मॉड सी एन निकाल लो। दोनों चीजें सेम ही, बिल्कुल सेम चीज रिप्रेजेंट करेंगे। कर सकते हैं इसको कोरिलेट? बोलो। तो आपने बोला था कि xt अगर आपका नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल है और उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाने के लिए मैं आर एन का यूज करना पसंद करूंगा, तो अगर कभी कभी मैं मॉड सी एन का भी यूज कर लूं तो कुछ गलत तो होगा नहीं। सो दीज टू पैरामीटर्स बेसिकली रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस ऑफ योर नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल। क्योंकि जहां जहां पे आर एन जीरो होगा वहां वहां पे मॉड सी एन को जीरो होने से कोई रोक नहीं पाएगा, या जहां जहां पे मॉड सी एन जीरो होगा जिस भी हार्मोनिक्स के लिए, वहां वहां पे आपके आर एन को भी जीरो होने से कोई रोक नहीं पाएगा। इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरी रियल एंड एवरी पीरियोडिक सिग्नल। तो यहाँ पे भी देखो, एक तो आपने यहां से जज कर लिया, अब ग्राफ वगैरह बनाने का मन है तो ग्राफ बना लो। सेम चीज को अगर आप ग्राफिकली ज्यादा पसंद करते हो या ग्राफिकली पढ़ते हुए आ रहे हो, स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम बोलने का मन कर रहा है तो लिख के बोल दो उसको, क्या फर्क पड़ता है उससे? लिख दो इसको, मॉड सी एन वर्सेस एन ओमेगा नॉट, एंगल सी एन वर्सेस एन ओमेगा नॉट। अभी अभी आपने देखा कि सी एन के केस में दिस सी एन कैन ऑलवेज बी रिटन एज मॉड सी एन ई टू द पावर जे एंगल ऑफ सी एन। तो इस सी एन के केस में एन की वैल्यू माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट तक जाती है। अगर एन की वैल्यू माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट जा रही है तो ये वैल्यूज में लिख देता हूँ, जीरो एन की वैल्यू ओमेगा नॉट, टू ओमेगा नॉट, माइनस ओमेगा नॉट, माइनस टू ओमेगा नॉट एंड सो ऑन। यही चीज यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगी, जीरो ओमेगा नॉट, टू ओमेगा नॉट, माइनस ओमेगा नॉट, माइनस टू ओमेगा नॉट। यहाँ पे देखना मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे,
ये तो सी नॉट हो जाएगा, है ना, या मॉड सी नॉट लिख लो या सी नॉट लिख लो। चलो मैं मॉड लिख देता हूँ। यहाँ पे बताइए ना, देखो एन की वैल्यू जज करते रहो। एन यहाँ पे आपने 1 रखा है, एन यहाँ पे आपने 2 रखा है, एन यहाँ पे आपने -1 रखा है, एन यहाँ पे आपने -2 रखा है ना। वैसे ही देखो अगर सी -1 भी प्लॉट करेंगे तो बिल्कुल सेम आ जाएगा, क्योंकि आपने अभी भी प्रूफ किया कि अगर एक्स ऑफ टी रियल है तो जो मॉड सी एन है वो मॉड ऑफ सी माइनस एन के इक्वल है, और एंगल सी एन जो है वो माइनस ऑफ एंगल सी ऑफ माइनस एन के इक्वल है। लिख सकते हैं ना ऐसा। तो देखो वहीं से मैं ग्राफ बना रहा हूँ, है ना। सिमिलरली यहाँ पे ये तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे एग्जैक्टली exactly। फिर फेजेस वगैरह आपको ऑड दिखाने पड़ेंगे तो ऑड फेजेस दिखा लो। साइज देखो प्रैक्टिकली डिक्रीजिंग होता है, क्योंकि जैसे जैसे हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स पे आप जाते हो ना, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाता है नॉइज की वजह से, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि डिक्रीजिंग ही दिखाओ, पर प्रैक्टिकली डिक्रीज होता है, इस वजह से मैंने डिक्रीजिंग दिखा दिया। ये सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को। ये देखो ये ग्राफ जो बना रखा है, ये आपने बना रखा है मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी। एनी ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी इज नोन एज स्पेक्ट्रम। तो इसको क्या बोलना पसंद करेंगे हम? मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। एनी ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी इज नोन एज स्पेक्ट्रम। या आपने फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी बनाया तो इसको क्या बोल देना? फेज स्पेक्ट्रम, ठीक है। यहां पे भी देखो क्या करोगे आप, चेक कर लेना, चेक कर लेना। जिस भी फ्रीक्वेंसी पे ये कंपोनेंट एब्सेंट होगा वो फ्रीक्वेंसी एब्सेंट हो जाएगी, है ना। मान लो ओमेगा नॉट पे स्मॉट C1 0 है तो ओमेगा नॉट वाली फ्रीक्वेंसी एब्सेंट हो जाएगी। समझ गए सब लोग? मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम का नेचर कैसा दिख रहा है सबको? इवन। फेस स्पेक्ट्रम का नेचर सबको कैसा दिख रहा है? ऑड। वो चीज आप यहां से भी नोटिस कर सकते थे कि इट इज नथिंग बट सम फंक्शन ऑफ एन ओमेगा नॉट इक्वल टू माइनस एन ओमेगा नॉट एंड एंगल ऑफ एफ ऑफ एन ओमेगा नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ एन ओमेगा नॉट। तो वो तो यहीं से दिख रहा है कि ये जो भी ग्राफ बन के आएगा वो कैसा बन के आएगा? इवन। ये कैसा बन के आएगा? ऑड। और जितने भी ऑड सिग्नल्स होते हैं उनकी ओरिजिन पे वैल्यू हमेशा कितनी होती है? जितने भी ऑड सिग्नल्स होते हैं उनकी ओरिजिन पे वैल्यू हमेशा कितनी होती है? जीरो। तो ये तो जीरो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। क्या ये सब लोग समझ पा रहे हैं? तो मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, वो स्टेटमेंट आप बहुत ध्यान से आगे से याद रखेंगे। एज लॉन्ग एज योर एक्स टी इज रियल, एज लॉन्ग एज योर एक्स टी इज रियल, the magnitude spectrum will always be even and the phase spectrum will always be odd। ये देखो ये आपने बराबर मैग्नीट्यूड कैसे निकाल के लिख दिया कि ये मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इक्वल आ जाएंगे, जब आपने ये रियलिटी इंश्योर की, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये देखो ये स्टेटमेंट इतनी बार सुनेंगे ना कि याद हो जाएंगे धीरे धीरे, पर अभी के लिए लिख लेते हैं। एज लॉन्ग एज एक्स टी इज रियल, magnitude spectrum and phase spectrum, so magnitude spectrum will always be even, phase spectrum will always be odd। ये सुना है स्टेटमेंट कभी किसी ने पहले? चलो तो अभी अभी सुन लो, अभी याद कर लो। ये स्टेटमेंट हो गया अपने पास। अब फाइनल 2 पॉइंट्स और बचते हैं। हाँ फाइनली 2 पॉइंट्स आपके पास और बच रहे हैं, बस 2 पॉइंट्स और क्लियर करो फिर आज का सेशन एंड करते हैं। ये जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज दिख रही है ना, इसका क्या मतलब? अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इस एक्स ऑफ टी में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है, तो ये माइनस ओमेगा नॉट कंसिडर होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं कंसिडर होगा? रीजन भी बताइए। रीजन इज बिकॉज मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम को आपको मैथमेटिकली सिमेट्रिकल बनाना है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि आपको फेज स्पेक्ट्रम को मैथमेटिकली ऑड बनाना है, तो अगर आपको इसको इवन बनाना है तो इवन बनाने के लिए आप मैथमेटिक्स को तो फेल कर नहीं सकते।
है ना। अगर आपने ये इंश्योर कर लिया, देखो यहाँ पे मैथमेटिकली तो आपको दिख रहा है कि यार मॉड सी एन और मॉड ऑफ सी माइनस एन इक्वल बनाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। तो ऑप्शन आपने बनाने के लिए तो बना दिया, पर आपको तो ये पता ही है ना कि नेगेटिव फ्रीक्वेंसी जैसी कोई चीज ही नहीं होती। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। तो नंबर तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो बनाने के लिए भले आप बना दोगे पॉजिटिव नेगेटिव साइड में, पर हमेशा फ्रीक्वेंसी कौन सी कंसिडर करोगे? पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज इंक्लूडिंग जीरो। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा इसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं, तो भले ही ये स्पेक्ट्रम नेगेटिव वगैरह में दिख रहा होगा, पर हमें ये समझ जाना चाहिए कि नेगेटिव में अगर दिख रहा होगा तो शायद ये रियल होगा। इस वजह से इवन बनाना अपनी मजबूरी थी मैथमेटिकली, बट लॉजिकली वी नो दैट वी कैन नॉट इंक्लूड नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज, तो हम हमेशा पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी की ही बात करेंगे। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, है ना। तो कभी भी किसी भी ग्राफ में अगर नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज आती हैं तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए। आप उसको इसलिए इग्नोर करेंगे क्योंकि आप उसको इसलिए बना रहे हैं ताकि मैथमेटिकली जो ग्राफ है वो थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाए ना। लॉजिकली तो आप पहले से जानते हैं यार नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब तो वैसे भी नहीं। क्लियर है सारी बातें यहां तक? एक एक पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सारी बातें? तो देखो, अगर मुझे किसी भी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पूछता है, मुझसे किसी भी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पूछता है, तो कैसे बताएंगे फ्रीक्वेंसी उसकी? या तो आर एन या तो मॉड सी एन, है ना। दोनों से काम चल जाएगा, दोनों सेम ही तो हुए, हुए या नहीं? हाँ, सब कैलकुलेट करेंगे ना, आ रहे हैं उस पर। तो ये बात पहले यहां तक समझो, एक बार यहां तक सारी बातें एक बार समझ के थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करो। फिर मैं आगे एक दो पॉइंट्स आपको और बताता हूँ और आज का सेशन एंड करता हूँ। तो एक बार मैं फिर से यहाँ से रिपीट करता हूँ, इसके पहले वाला तो रिवाइज करवा दिया था। यहाँ से ये देखो, क्या इसमें सब लोग कंफर्टेबल थे? इसमें सब लोग कंफर्टेबल थे कि ये कंप्लीट सेट ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हार्मोनिकली रिलेटेड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल था? ठीक है, चलो। तो अगर ये था तो हमने क्या किया, ये बता दिया कि एक्स टी को इसके वेटेड सम के फॉर्म में लिख दो। वेटेड सम के फॉर्म में लिखा तो सी एन का ये फॉर्मूला आ गया। अब क्योंकि एक्स टी सेम था तो आपने क्या किया कि सी एन और ए एन बी एन के बीच में फॉर्मूला निकाल दिया। पर यहां से देख के आप ये नहीं बोल पा रहे थे कि सी एन और सी माइनस एन एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि आपको ए एन बी एन के बारे में क्लैरिटी नहीं थी। तो मैंने क्लैरिटी दे दी कि रियल मान लो इसको। आपने रियल माना तो ए नॉट ए एन बी एन रियल हुए। फिर आपने आसानी से कैलकुलेट करके देखा कि यार अगर ये रियल थे तो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम तो इवन ही मिल रहा था और फेज स्पेक्ट्रम भी ऑड मिल रहा था। और आपने थोड़ा सा लॉजिक लगाया कि इतना तो डेवलप हो ही चुका था कि फ्रीक्वेंसी निकालना है तो सब कुछ आर एन पे डिपेंड करेगा, और आर एन इवेंचुअली मॉड सी एन पे डिपेंड कर रहा है। तो मैंने दोनों को आपस में लिंक कर दिया। फिर मैंने बोला कि ये सिग्नल है, आर एन वाला बनाने का मन होता तो आर एन बना लेते, मॉड सी एन बनाने का मन है तो मॉड सी एन बना लो। रही बात फ्रीक्वेंसी की, अब मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम मैथमेटिकली इवन हो चुका है तो ग्राफ तो इवन बनाना ही पड़ेगा। पर हमारे पास तो अपना दिमाग है ही ना, हम तो लॉजिक लगा के बोल ही सकते हैं कि यार फ्रीक्वेंसी नेगेटिव लेना ही नहीं है, भले ही ग्राफ आप बना दो नेगेटिव साइड में। बस यही दो चार बातें अभी तक डिस्कस की हम लोगों ने। ये बनाना पड़ेगा ना, ये ऑड है ना, इस वजह से आया। विश्वजीत ये ग्राफ ऑड है ना, ऑड ग्राफ तो देखना आता है ना आपको, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है ना। तो ऑड ग्राफ जो होता है ना वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, इस वजह से ऐसा बना दिया मैंने। आ गया ना यहां तक सबको समझ में? बोलिए, आया? ओके, बट सर एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे क्यों ले, वो तो वैल्यू निकाल के देखना पड़ेगा यार। मैंने एक पॉसिबल ऑड ग्राफ बना दिया है ना, मैंने एक पॉसिबल ऑड ग्राफ बना दिया, वो तो वैल्यूज निकाल के हम लोग चेक कर लेंगे, जैसा भी आएगा वो तो लिख लेंगे, ऑड ही आ जाएगा। तो जस्ट मैंने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की। चलो, चलिए देखिए। तो देखो एक रिलेशन जो फाइनली स्टैब्लिश हुआ, इफ एक्स टी इज रियल, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लोगों ने स्टैब्लिश किए। अंडर रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, और इसको सी एन से कैसे रिलेट किया जाए देखो। अंडर रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी, टू टाइम्स मॉड सी एन, है ना। चाहे तो इसको क्या भी लिख सकते थे आप, टू टाइम्स मॉड ऑफ सी माइनस एन। ठीक, चेक कर लो एक बार। वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, लिख सकते हैं ना ये सब। आर नॉट को क्या लिख सकते हैं आप, ए नॉट सी नॉट, क्योंकि सी नॉट तो आपका आर नॉट जैसा ही था ना। चेक कर लो जरा, ये देखो, ये फॉर्मूला तो आपका क्या है, एन इक्वल टू जीरो।
सी नॉट, तो ये वही आर नॉट लिख लो, इसको ए नॉट लिख लो, ये सब तो सेम है आपके। चलिए, तो ये फॉर्मूले हो गए अपने। अब यहाँ से थोड़ा सा कुछ चीजें वापस से डिराइव कर लेते हैं। डीसी कंपोनेंट क्या हो जाएगा? डीसी कंपोनेंट आर नॉट, ए नॉट, सी नॉट। सेकेंड, फर्स्ट हार्मोनिक का, फर्स्ट हार्मोनिक का ही बस मैं लिख देता हूं, बाकी तो अंडरस्टूड रहेगा। एम्पलीट्यूड, वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट हार्मोनिक एम्पलीट्यूड R1, ये लिखो, या फिर ये लिखिए। तो आपको सोचना R1 के बारे में ही है, फिर अल्टीमेटली फॉर्मूला जो आ जाएगा, क्योंकि हार्मोनिक्स में देखो साइन कोसाइन रहेगा तभी आप हार्मोनिक की बात कर पाओगे ना। यहाँ पे हार्मोनिक नहीं बोल पा रहे हो आप, यहाँ पे ये नहीं बोल पा रहे हो कि ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ये सेकंड हार्मोनिक है। हार्मोनिक तभी आप बोलेंगे जब वो साइन कॉस फॉर्म में होगा। तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड करने के बजाय हमेशा बेसिक से चलो। R1 में बिल्कुल श्योर हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज फील भी कर पा रहे हैं, R1 cos ओमेगा नॉट नहीं, बाद में इसको मॉडिफाई कर लो। RMS वैल्यू कितनी हो जाएगी? R1/√2 A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर बाई √2 मॉड C1/√2। याद नहीं करना है, याद बस यही रखना, बाकी सब कनेक्ट कर लेना। पावर R1 स्क्वायर बाई 2 A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर बाई 2, और इसको अगर आप करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2 टाइम्स मॉड ऑफ C1 स्क्वायर। चेक करिए, बताइए। तो मैंने सारी चीजें यहाँ पे लिंक कर दी, हो गई ना लिंक सारी चीजें? ठीक है, बोलो। तो इतने सारे डिस्कशन में जो 4 घंटे से डिस्कशन चल रहा है उसको मैं 4 पॉइंट में समराइज करता हूँ। 4 घंटे का डिस्कशन मैं 4 पॉइंट में समराइज करता हूँ, वही 4 पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी सब भूल जाओ। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट पहले सुन लो। अरे कल बताया तो था हार्मोनिकली रिलेटेड का मतलब एन ओमेगा नॉट के मल्टीपल है ना सारे, तो हार्मोनिकली रिलेट हो गया ना। 2 इज नॉट हियर इन पावर, कौन सा 2? कौन सा 2 पावर में नहीं? चलो अच्छा, पहले 4 बातें सुनो उसके बाद। C1 में क्या? C1 में अरे ए नॉट बी नॉट दोनों कहां से आ जाएगा यार? सो सो के जागते हो यार तुम लोग। अभी अभी बताया ना, बी नॉट तो हमेशा 0 ही रहेगा ना। ये देखिए, कहा यही कहीं प्रूफ किया था ना। ये देखो, बी नॉट तो हमेशा 0 ही है ना। ठीक है, चलो। तो मैं देखो 4 पॉइंट्स में इसको समराइज कर रहा हूँ, पहले ये पॉइंट सुन लो ना यार। पॉइंट सुन लो, पॉइंट सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहली बात, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फूरियर सीरीज? पर्पस ऑफ फूरियर सीरीज, यही 4 बातें याद भी रखनी है ना, बाकी सब भूल जाना जो डिस्कशन हुआ था। पावर हो जाएगा C1 स्क्वायर, कहाँ पे C1 स्क्वायर हो जाएगा यार पावर? अरे इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? स्क्वायर ही तो करना है इसका। ठीक है, चलो अब बोले, ये खुद से समझ लोगे चारों पॉइंट। बोलो, समझ लोगे ना?